आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे मेरे प्यारे साथियों। चलिए, तो प्लीज़ सभी लोग आ जाएंगे क्लास में, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। किस कदर मैं आपको बताऊं कि मैं आज आपकी क्लास ले पा रहा हूं। मतलब आज बीपीएससी का एग्ज़ाम भी हुआ था, तो उसमें भी हमें एनालिसिस करानी है। तो बीपीएससी के एग्ज़ाम में जो पूछे गए प्रश्न हैं मेरे विषयों से, मतलब पॉलिटी विषय के, तो वो सारे प्रश्न मैंने उनको दिए, है ना। और इतना ही नहीं मेरे प्यारे बच्चे, बाकी की सारी मीटिंग को मैनेज करते हुए कुल मिला के आपकी ये क्लास, ठीक है, आज मैं ले पा रहा हूँ। तो बहुत मुश्किल होता है सैटरडे को क्लास लेना, आप इस बात को अभी नहीं समझेंगे लेकिन फिलहाल कोई बात नहीं। ठीक है, आज हम इस क्लास की टाइमिंग 1 ही घंटे रखेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना। फिर ठीक है, बीच में थोड़ा सा मुझे काम है, वही कुछ मुझे और दूसरा काम करना है, और उसके बाद फिर जो है ना, ज्योग्राफी की क्लास को भी हम 1 ही घंटे रखेंगे आज। ठीक है, दोनों क्लासेस को आज हम 1 1 घंटे रखेंगे। चलिए, तो सभी का स्वागत है। ठीक है, बहुत बहुत शुभाशीष आप सभी को, और थैंक यू सो मच। आप लोग इतनी जो तारीफ करते हैं इस बैच की, इस क्लास की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका श्रेय देखो आप ही लोगों को जाता है। आप अच्छा पढ़ रहे हैं तो हम अच्छा पढ़ा पा रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। ये तो गिव एंड टेक वाला फॉर्मूला है जी। रोहित मौर्य जी हैं, सुमाकांत जी हैं, नंदिनी गौतम हैं, सुरेंद्र पासवान जी हैं, अनुष्का जी हैं, और प्रदीप सिंह जी हैं हमारे साथ जी। तेजस जी हैं, तेजस जी हेलो। राहुल कुमार जी हैं, राहुल जी। और मनीष जी हैं। संदीप पाल कह रहे हैं कोई बात नहीं सर, छुट्टी कर लेते हैं नहीं कोई बात नहीं बेटा, देखो आज कम से कम नहीं तो आपका मौर्योत्तर काल कंप्लीट तो हो जाएगा, और कल का आपको दिन मिलेगा संडे। तो संडे में आप क्या करेंगे कि पूरा बहुत अच्छे से आप रिवीजन कर लेंगे कल का दिन। ठीक है, आपको अच्छे से रिवीजन करने का मौका मिल जाएगा, तो देखो ये अच्छी बात है ना जी। मीनाक्षी जी ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चे आपको जी। एक ऊपर कमेंट करना थोड़ा सा, एक ऊपर 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 एक भैया का कमेंट है। हाँ हाँ, प्रशांत त्रिपाठी जी का। सर कैसे हैं सर जी आप, मज़ा आ जाता है आपसे पढ़ के। प्रशांत थैंक यू। अब नीचे करो, एक और बच्चे का कमेंट है, थोड़ा सा भैया जी ऊपर, थोड़ा सा भैया जी ऊपर। बड़ा लंबा सा कमेंट किया है एक भैया ने, भैया है या बहन है, शिवम भैया हैं। आज मैं पहली बार लाइव क्लास ले रहा हूँ, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। चलिए जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू जी। ऐसे ही आप ठीक है, तारीफ करते रहिए, मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। चलिए, है ना। दूसरा नहीं, कल तो बेटा मैं ऑफ रखूंगा, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि फिर मैं, ठीक है, बीमार पड़ जाऊंगा। इतनी सारी क्लासेस और बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, मैनेज करना। तो कल की देखो मैं आप सब लोगों से छुट्टी मांग रहा हूँ भाई। ठीक है, दे दोगे कल के लिए छुट्टी सब लोग, ये बताओ। ओके, ठीक है अर्चना जी। ओके, स्टार्ट करते हैं मौर्योत्तर काल। मैंने बताया कि अ, हमारे भारत में मौर्यों की सत्ता के पतन के बाद, देखिए, जो राजवंश स्थापित हुआ उसको हम मौर्योत्तर काल के नाम से जानते हैं। मतलब मौर्यों की सत्ता के अवसान के बाद एक लंबा समय काल जो है, उसको मौर्योत्तर काल के नाम से जानते हैं। मौर्योत्तर काल में हमने दो प्रकार के उत्तराधिकारी मौर्यों के देखे थे। ठीक है, एक तो हमने देखे थे मौर्यों के देसी उत्तराधिकारी, और दूसरे देखे थे विदेशी उत्तराधिकारी। एक्चुअली विदेशी उत्तराधिकारी जो थे वो विदेशी आक्रमणकारी थे। अब विदेशी आक्रमणकारियों में इनका भारत आने का क्रम क्या था? सबसे पहले हिंदी यवन आए, ठीक है, उसके बाद फिर आपके शक आए, उसके बाद पहलव आए, और पहलव के बाद फिर कुषाण आए। कौन कौन राजवंशों का संस्थापक है कल मैंने आपको बता दिया था। हिंदी यवनों की भारत में दो शाखाएं आई, एक डमेट्रियस, तो उसका वंश डमेट्रियस वंश कहलाया। दूसरा यूक्रेटाइट्स, तो उसका वंश यूक्रेटाइट्स वंश कहलाया। उसके बाद फिर दूसरा शक आए भारत में, शक शासक जिसने, ठीक है, शक साम्राज्य की स्थापना की, वो माउस था। आगे चल के जो शक हैं बच्चे, वो दो शाखाओं में बट गए, एक पश्चिमी क्षत्रप, एक उत्तरी क्षत्रप। ये मैं आपको बताऊंगा। पश्चिमी और उत्तरी क्षत्रपों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। और ये जो पश्चिमी और उत्तरी क्षत्रप है ना, शकों की, इनका डायरेक्ट संघर्ष हुआ था जो दक्षिण का सातवाहन राजवंश है ना, ठीक है, सातवाहन के साथ। एक राजवंश जो दक्षिण का सातवाहन वंश है, उसके एक शासक हुए जिनका नाम था गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो उन्होंने शक शासकों को पराजित किया था, गौतमी पुत्र सातकर्णी साहब ने, ठीक है। लेकिन उनका जो उत्तराधिकारी हुआ वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, वो हारा था शकों से। तो वो भी हम पूरा जो है ना प्रसंग यहाँ पर समझेंगे, देखेंगे। मुस्कान कह रही है ले लीजिए छुट्टी सर, हम लोग बहुत दयालु हैं नेहा जी, नेहा, हाँ बच्चे बोलो जी। बीपीएससी के एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आए थे? ऐसे क्वेश्चंस आए थे। आप उठा के देखोगे बीपीएससी के एग्जाम्स के क्वेश्चंस को, तो आप कहेंगे हलवा है,
ठीक है ना, इस बैच को पढ़ने के बाद इतना इंश्योर कर लीजिएगा आप, ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, आइए तो फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? फिर उसके बाद फिर पहलव आए। पहलवों का जो संस्था वो भारत में था वो गोंडोफर्निस था, और फिर कुषाण आए। कुषाणों की भारत में दो शाखाएं स्थापित हुई। देखिए, एक कुजल कटफिसस के नेतृत्व में और दूसरा कनिष्क के नेतृत्व में। तो एक कुजल कटफिसस का वंश है, दूसरा कनिष्क का वंश है। अब इसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, यहां पर हम लोग समझेंगे मेरे प्यारे बच्चे कि जो देसी उत्तराधिकारी हैं, देसी उत्तराधिकारियों में ठीक है शुंग है। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग है। पुष्यमित्र शुंग के बाद फिर कई सारे शासक, उसके बेटा अग्निमित्र हुआ, फिर सुज्येष्ठ हुआ, ठीक है, फिर आपके भागभद्र हुए, और फिर अंतिम जो शासक था वो देवभूति था, जिसकी हत्या उसी के एक मंत्री ने कर दी, वासुदेव ने, और मगध पर कण्व वंश की स्थापना की। तो ये सारी चीज हम लोग समझेंगे। फिर ठीक है, कलिंग के क्षेत्रों में, उड़ीसा के क्षेत्रों में महामेघवाहन राजवंश स्थापित हुआ। उस महामेघवाहन राजवंश को हम लोग चेदी वंश के नाम से जानते हैं। महामेघवाहन राजवंश को चेदी वंश है। और उसके अलावा ठीक है, महाराष्ट्र के ठीक है पैठण, गोदावरी नदी के तट पर ठीक है एक जनपद है पैठण या प्रतिष्ठान, वहां पर सातवाहनों ने अपनी सत्ता स्थापित की। और सातवाहन राजवंश का जो संस्थापक था उसका नाम सिमुक था। क्या नाम था उसका? सिमुक। तो सिमुक ने अपनी सत्ता वहां पर स्थापित की थी। तो यही सब हम लोग ठीक है आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, आप सभी लोग वास्तव में बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। आइए अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। मौर्यों के उत्तराधिकारी। मौर्यों के उत्तराधिकारियों को देखिए ध्यान रखना, दो भागों में बांटा है, देसी और विदेशी। देसी उत्तराधिकारी, चूंकि अधिकांशतः जितने भी देसी उत्तराधिकारी हैं, चाहे वो शुंग हो, चाहे वो कण्व हो, चाहे वो कलिंग का चेदी या महामेघवाहन वंश हो, या फिर दक्षिण में सातवाहन वंश हो, ये सभी ब्राह्मण वंश से थे, या फिर ये सभी ब्राह्मण वंश से थे, ब्राह्मण वर्ग से थे, देखिए, यह ब्राह्मण वर्ण से थे। ये सभी लोग ब्राह्मण थे। इसलिए मौर्यों के बाद आप कह सकते हैं कि भारत में जो देसी उत्तराधिकारियों का एक लंबा समय काल रहा, उसको हम लोग ब्राह्मण वंश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सभी ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे, तो इसलिए ब्राह्मण धर्म को मानने वाले हैं, तो इसलिए हम इसे ब्राह्मण वंश के नाम से भी जानते हैं। तो मौर्यों के उत्तराधिकारियों में सबसे पहले हम बात करेंगे देसी उत्तराधिकारी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मौर्यों के उत्तराधिकारियों में देसी उत्तराधिकारी। तो देसी उत्तराधिकारी में सब लोग ध्यान रखना बच्चे कि देसी जितने भी उत्तराधिकारी हैं वह सभी ब्राह्मण धर्म को मानने वाले हैं, तो इसलिए उसको हम ब्राह्मण वंश के नाम से जानेंगे, ब्राह्मण वंश के नाम से जानेंगे, क्योंकि ये सभी ठीक है ब्राह्मण धर्म को मानने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि मगध पर शुंग वंश स्थापित हुआ और इसका संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग, ये भी बेटा ब्राह्मण था। फिर मगध पर शुंग वंश के बाद कण्व वंश स्थापित हुआ, इसका संस्थापक था वासुदेव, बेटा ये भी किस धर्म से संबंधित था? ये भी ब्राह्मण धर्म से संबंधित था, या फिर किस जाति से था? ब्राह्मण जाति से था, इसलिए ये सभी ब्राह्मण वंश कहे जाएंगे। मतलब कहने का आशय ये है, चाहे कलिंग में महामेघवाहन वंश हो, चाहे दक्षिण में सातवाहन हो, चाहे शुंग हो, अथवा शुंगों के बाद सत्ता में आए कण्व हो, ये सभी ब्राह्मण थे जाति से, इसलिए इनको हम सम्मिलित रूप से मौर्योत्तर काल को उत्तर भारत में जो देसी उत्तराधिकारियों का समय है उसको हम लोग ब्राह्मण वंश के नाम से जानते हैं। देखिए, ब्राह्मण वंश के नाम से जानते हैं। ठीक है रोहित मौर्य। अच्छा, अब देखो यहां पर एक डाउट ये आएगा सब लोगों का कि सर थोड़ा सा आप जो है ना ठीक लिख कर पढ़ा दो इस चीज को। तो देखो, आप लोग मुझ पे विश्वास करते हो ना मेरे प्यारे बच्चे? हाँ या ना? पहले तो ये बताओ, है ना? आप लोगों ने इतने लगभग 1 महीने से आप लोग मेरे साथ हो, तो आप लोग मेरे नेचर को तो समझ ही गए होंगे। जहां पर मुझे लगता है ना, जहां पर मुझे लगता है कि लिखकर पढ़ाई जाने की आवश्यकता है, वहां पर मैं लिख के पढ़ाऊंगा। लेकिन बच्चे देखो, मैं ये कर भी तो आप ही के लिए रहा हूं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं, मेरा ये मानना है कि आज 12 तारीख है भैया जी, आज 13 तारीख है, 13 सितंबर है। मेरा मानना ये है मेरे प्यारे बच्चे कि हम लोग 13 अक्टूबर तक, 12-13 अक्टूबर तक ठीक है हम लोग ठीक है ना केवल एंशियंट को बल्कि आदि मॉडर्न हिस्ट्री को भी कंप्लीट कर चुके होंगे। ये मेरा मानना है। इसके लिए चाहे मुझे अगर कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेनी पड़े तो मैं वो एक्स्ट्रा क्लासेस भी आप लोगों के लिए लूंगा। ठीक है ना, क्लियर है ना? तो प्लीज इस बात को समझो। आप लोग ऐसे मत बोला करो, आप लोग ऐसे बोल के मुझे विलेन बना देते हो, और मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं भैया। देखिए, मैं ये कर भी तो आप ही के लोगों के लिए रहा हूँ, आप ही भी तो समझो भाई। ऐसे भी क्या फायदा मेरे प्यारे बच्चे कि टाइमली सिलेबस ना हो। ठीक है, और ये ध्यान रखना, ये वही सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जिनको आप बहुत इजीली क्लास में याद कर लेंगे, और मैं आपको क्लास में आपको याद करवा दूंगा। ठीक है, इससे आपका टाइम बच रहा है। ठीक है, तो ये प्लीज ठीक है, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सब बहुत बड़े हैं। ठीक है, आप ऐसा मत बोलिए, क्योंकि मुझे बहुत बेहतर आपकी फिक्र है। ठीक है, आपसे ज़्यादा मैं जानता हूँ इन सब चीज़ों को। अब जैसे मैं ठीक है मिडेवल पढ़ाऊंगा, तो मिडेवल में जो
अर्ली मिडाइवल है, जो पूर्व मध्यकाल है। पूर्व मध्यकाल में बहुत सारे राजवंश हैं। देखिए पूर्व मध्यकाल में कन्नौज को लेकर उत्तराधिकार का संघर्ष होगा, जिसमें 3 राजवंश आपस में एक दूसरे से टकराएंगे, गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। तो इन तीनों की जो पूरी कहानी है, इन तीनों की पूरी कहानी को मैं बताते हुए फिर मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे ऐसे इस राजवंश के शासक ने ये काम किए। देखिए फिर गुर्जर प्रतिहारों के सामंत हैं, जो उत्तर भारत में एक लंबे समय काल तक विभिन्न विभिन्न राजवंश स्थापित कर कर देखिए शासन करेंगे, जिसमें चौहान है, जिसमें गुजरात या गुजरात के चालुक्य सोलंकी हैं, अजमेरू के या अजमेर के या दिल्ली के चौहान हैं। ठीक है, इसमें आपका मालवा का परमार राजवंश है, जीजाक बुक्ति के चंदेल हैं आपका। तो ये सारे राजवंश हैं। इसके बाद फिर ठीक है मैं आपको बताऊंगा तुर्क आक्रमणकारियों में पहले महमूद गजनवी का, फिर साबुद्दीन मोहम्मद गौरी का। तो वहां पर मैं जब स्टोरी की तरह आपको ये सारी बातें समझाऊंगा कि आखिर एक्चुअली हुआ क्या था, पूरा प्रसंग, एक एक चीज, और मैं फिर वहां पर आपको पीडीएफ के थ्रू ये सारी बातें बता दूंगा। बेटा ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बस आपको क्या करना है कि मेरे साथ साथ क्लास में इसको पढ़ते हुए चले जाना है। सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लास में याद हो जाएंगी। ठीक है, तो ये मैं आप ही के लिए कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान देखो, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा सीधा सा उद्देश्य है बच्चे कि नवंबर तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, नवंबर तक। और जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराऊं, बस ये है मेरा उद्देश्य। तो बस आप इस बात को समझना, ठीक है। तो मौर्यों के उत्तराधिकारियों में बच्चे देसी उत्तराधिकारी, ये सभी देसी उत्तराधिकारी सभी के सभी ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे, इसलिए इसको ब्राह्मण वंश भी कहा गया। जैसे कि मगध पर मौर्यों के बाद शुंग वंश की स्थापना हुई, संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। और फिर शुंग वंश के बाद ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको मेरे प्यारे बच्चे कि शुंग वंश के बाद फिर जब शुंगों की सत्ता के बाद मगध पर कण्वों की सत्ता स्थापित हुई। ठीक है, शुंगों की सत्ता के बाद मगध पर कण्वों की सत्ता स्थापित हुई। ये कण्वी जाति से कौन थे बच्चे? ब्राह्मण थे। क्लियर है? अब देखो हुआ क्या, पूरी कहानी मैं आपको समझाता हूं, मेरी बात आप समझना बहुत अच्छे से। मगध पर मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहद्रथ शासन कर रहा था। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहद्रथ मगध पर शासन कर रहा था, लेकिन वृहद्रथ बहुत कमजोर स्थिति का शासक था, कमजोर था, अयोग्य था, और देखिए राज विषयक मामलों की इसको कोई जानकारी थी नहीं। वह राजकीय कार्यों में बहुत ज्यादा लापरवाह था, बेपरवाह था, और ना ही वो कोई इंटरेस्ट लेता था। तो उसका एक ब्राह्मण मंत्री था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, उसको बहुत तेज गुस्सा आई एक दिन। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, जो कि बहुत प्रतापी व्यक्ति है, ठीक है, जो साम्राज्य निर्माता है। तो उसने कहा कि यार ऐसे राजवंश से कोई फायदा नहीं है। तो एक दिन जब पुष्यमित्र शुंग और वृहद्रथ दोनों सैन्य परीक्षण का निरीक्षण कर रहे थे, ठीक है, तो किसी बात पे गुस्सा आ गई पुष्यमित्र शुंग को, उसने अपनी तलवार निकाली, नंगी तलवार से सर काट दिया वृहद्रथ का। ठीक है, पूरी मैदान में बचे, ठीक है, संपूर्ण सेना के सामने, खुले मैदान में। और उसके बाद फिर उसने अपने आप को मगध का, ठीक है, राजा स्थापित कर दिया। अब सबसे देखो दिलचस्प कहानी यह है कि उसने अपने आप को मगध का राजा स्थापित कर दिया। ठीक है, यहां पर एक कहानी आप समझना, उसने आपको बेटा मगध का राजा स्थापित कर दिया। ठीक है, और लेकिन उसने ये बताया, ये उसने मैसेज कन्वे किया। ठीक है, क्योंकि सैनिकों को तो बहुत अच्छे से बता था, सैनिक तो बहुत अच्छे तरीके से बच्चे इस बात को जानते ही थे, वो समझते थे कि ये जो वृहद्रथ है, जो कि मौर्य वंश का अंतिम शासक है, वास्तव में ये, ठीक है, राज्य विषयक मामलों के बारे में जानकारी नहीं रखता, ना ही इतना इंटरेस्ट लेता, और ना ही उसको किसी भी तरह की कोई नॉलेज है। तो हमारा जो भी राजा हो वो योग्य हो, ठीक है, वो विद्वान व्यक्ति हो, वो राज विषयक मामलों के बारे में जानकारी रखता हो, कोई ऐसा एक विद्वान व्यक्ति, ठीक है, राजा होना चाहिए। तो सेना ने तो स्वागत किया, लेकिन जनता के बीच में भी इस मैसेज को कन्वे किया गया, जनता को भी बताया गया कि आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने एक विदर्भी व्यक्ति को मारा है, ठीक है, किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं मारा जो कोई धार्मिक प्रवृत्ति कर रहा हो। विदर्भी का मतलब है वो अपनी राज शपथ के धर्म को निभा पाने में असफल रहा है, इसलिए विदर्भी बोला गया। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग मगध पर शुंग वंश की स्थापना करता है, और मगध पर शुंग वंश की स्थापना करने के बाद मेरे प्यारे बच्चे, ये वो समय है कि जब भारत पर हिंद यवनों के आक्रमण होने लगे हैं। तो सबसे पहले तो वो एक, ठीक है ना, अश्वमेध यज्ञ कराता है, और अश्वमेध यज्ञ वह इस उपलक्ष्य में कराता है क्योंकि वह राज्य, ठीक है, सिंहासन पर बैठा है, उसका राज्याभिषेक हुआ है, तो राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में एक संस्कृत के प्रकांड विद्वान पतंजलि निवास करते थे, जिन्होंने महाभाष्य नामक ग्रंथ की रचना की है। देखिए, उसके बाद फिर एक हिंद यवन आक्रमण हुआ था,
ठीक है। उस हिंद यवन आक्रमण का पुष्यमित्र सुंग ने जबरदस्त मुकाबला किया, उस हिंद यवन शासक को पराजित किया, उसका नाम मेनांडर था। और इस उपलक्ष्य में भी इसने एक और बार अश्वमेध यज्ञ कराया, 2 यज्ञ इसने कराए। ठीक है। इसके बाद फिर पुष्यमित्र सुंग ने अपने साम्राज्य का दक्षिणी विस्तार भी किया और अवंती, ठीक है, जो अवंती एक महाजनपद था ना, अवंती महाजनपद जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, तो उसने उज्जैनी के स्थान पर विदिशा, ये भी मध्य प्रदेश में ही पड़ेगा विदिशा, इसने विदिशा को साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाया और अपने बेटे अग्निमित्र को वहां का शासक बनाया। ये अग्निमित्र वही है, आपने कालिदास जी का एक नाटक सुना होगा मालविका अग्निमित्रम। ठीक है। अग्निमित्र और मालविका दोनों के प्रेम संबंधों के बारे में चर्चा की गई है मालविका अग्निमित्रम में, तो वही अग्निमित्र है ये मेरे प्यारे बच्चे। तो अग्निमित्र अगला शासक बना, ठीक है ना, पुष्यमित्र सुंग के बाद। लेकिन उससे पहले अग्निमित्र विदिशा का गवर्नर था। ठीक है। विदिशा को इन्होंने जीत लिया था और अपना दक्षिणी विस्तार ये लगातार कर रहे थे और उधर अपना उत्तरी विस्तार भी ये किए हुए थे। मतलब आप कह सकते हैं कि पुष्यमित्र सिंह नो डाउट अनडाउटेडली एक बहुत अच्छा और बहुत शक्तिशाली शासक सिद्ध हुआ। लेकिन दिक्कत क्या थी कि मौर्य वंश के अशोक के बाद, ठीक है, उसका मौर्य वंश का जो अवसान हुआ बहुत तेजी के साथ हुआ। मतलब मौर्य वंश का विघटन अशोक के बाद बहुत तेजी से हुआ, क्योंकि अशोक एक ऐसी नीति को अपने उत्तराधिकारियों को देकर गया था जिसमें तलवार के द्वारा विजय नहीं करनी। लेकिन जो सामंत थे, जो क्षेत्रीय सामंत थे, वो लगातार जो है ना शक्ति अर्जित करते हुए चले जा रहे थे। और ऐसी स्थिति में जब केंद्रीय प्रशासन के पास शक्ति नहीं बची, क्योंकि केंद्रीय प्रशासन का तो ये बोल दिया गया है ना कि भाई आपको बहरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपनाना है। बहरी घोष मतलब युद्ध के द्वारा विजय के स्थान पर आपको धर्म के आधार पर विजय स्थापित करनी है। तो इन लोगों की तलवारों में तो लग गई बेटा जंगें, लेकिन जो स्थानीय और क्षेत्रीय सूबेदार हैं, जो गवर्नर्स हैं, लेकिन वो लगातार जो है शक्तिशाली होते हुए चले जा रहे हैं। और एक ऐसी स्थिति में जब वे अपने आप को पाते हैं कि हम केंद्रीय प्रशासन के खिलाफ अगर बगावत कर दें तो कोई हमारा कुछ बिगाड़ने वाला है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में वो बगावत भी कर देते हैं। ठीक है। ये वो स्थिति है। तो बहुत तेजी के साथ अवसान हुआ। ठीक है। मतलब अशोक की मृत्यु के बाद 50 वर्षों के अंदर ही पूरा मौर्य साम्राज्य विघट गया। ठीक है। आप ये सोच के चलिए कि कितना तेजी से विघटन हुआ होगा कि 50 वर्षों के अंदर ही अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य पूरा क्या पूरा विघटित हो गया। और फिर इस तरह से जो है ना बेटा पुष्यमित्र सुंग ने मगध पर सुंग वंश की स्थापना की। लेकिन शक्ति के नए केंद्र और भी थे। ठीक है। केवल मतलब मौर्यों के वास्तविक उत्तराधिकारी सुंग नहीं हुए। ठीक है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मौर्यों ने संपूर्ण उत्तर भारत पर शासन किया था। अगर आप मौर्यों की सत्ता को देखो तो काबुल, कंधार, मकरान, हेरात, ठीक है, ये अफगानिस्तान के प्रांत यहां से लेके मौर्यों की जो बेटा सीमा थी वो वहां से लेके, मतलब मौर्यों के बारे में कहा जाता था कि मौर्यों की सीमा अटक से लेके कटक तक है। कटक मीन्स उड़ीसा, अटक मीन्स आपका हिंदुकुश पर्वत के पार अटक, तो अटक से लेके कटक तक है और उधर बंगाल तक थी। लेकिन अब आप क्या देखेंगे कि उधर उड़ीसा में, ठीक है, वही महामेघवाहन या चिदिवंश वो स्थापित हो चुका है। दक्षिण भारत में एक प्रतिष्ठान, ठीक है, राजधानी बनाकर सातवाहन वंश स्थापित हो चुका है और मगध पर सुंग वंश। तो इसका मतलब है कि साम्राज्य का विघटन तो हुआ है, ठीक है, विकेंद्रीकरण तो हुआ है। अब शक्ति का कोई एक केंद्र नहीं है, बल्कि उत्तर भारत में 2-2, 3-3 बड़े केंद्र हैं और उधर रही सही कसर जो है वह विदेशी आक्रमणकारी पूरा कर रहे हैं, ठीक है, जो कि लगातार आक्रमण करने के बाद तक्षशिला और सियालकोट के क्षेत्रों में अपने आप को स्थापित किए हुए हैं। एक शाखा हिंद यवनों की जिसने तक्षशिला को राजधानी बनाया, तो दूसरी शाखा ने साकल या सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया है और इस तरह से वो वहां पर स्थापित हो गए। अब वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, कि वे भारत में अंदर घुसे, अंदर घुसे, अंदर घुसे। और इधर सुंगों के सामने भी सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो उनको लगातार काउंटर करें। तो ये पूरा इतिहास है। जी, ये पूरा इतिहास है। आइए, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कलिंग पर चेदी वंश, ठीक, कलिंग पर चेदी वंश जिसका संस्थापक, ठीक है, महामेघवाहन था, इसलिए इसको महामेघवाहन वंश भी कहते हैं। ठीक है। और इसकी राजधानी क्या थी बच्चे? प्रतिष्ठान थी। इस राजवंश की राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान थी। सातवाहन वंश, इस सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था बच्चे? सिमुक या सिंधुक कहा जाता है। सिमुक भी कह दिया जाता है इसको, और इसको क्या कहा जाता है? सिंधुक भी कह दिया जाता है। इसको सिंधुक भी कह दिया जाता है, सिमुक या सिंधुक। सिमुक या सिंधुक, ये इस राजवंश का संस्थापक था। ठीक है। अब आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और आगे बढ़ने के क्रम में विदेशी उत्तराधिकारियों को देखेंगे बेटा। ठीक है। विदेशी उत्तराधिकारियों में 140 ईसा पूर्व में हिंद यवनों का भारत पर आक्रमण हुआ। हिंद यवन जो है ये बैक्ट्रिया, बैक्ट्रिया मीन्स अफगानिस्तान,
के मूल निवासी थे। ठीक है, हिंद यवनों की भारत में दो शाखाएं स्थापित हुई, एक डमेट्रियस वंश, एक यूक्रेटाइट्स वंश। डमेट्रियस वंश का संस्थापक डमेट्रियस है, ठीक है, जिसने सियालकोट को जीतकर अपनी राजधानी बनाया है, साकल को। ठीक है, जिसने सियालकोट को जीतकर, साकल को जीतकर अपनी राजधानी बनाया है। दूसरा यूक्रेटाइट्स वंश है, यूक्रेटाइट्स वंश का संस्थापक यूक्रेटाइट्स है, जिसने तक्षशिला को जीतकर अपनी राजधानी बनाया है। ठीक है, यूक्रेटाइट्स जिसने तक्षशिला को जीतकर अपनी राजधानी बनाया है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, आप सभी को। तो हिंद यवन, हिंद यवन मूल निवासी कहाँ के थे? बैक्टीरिया। ठीक है ना, हिंद यवन मूल निवासी कहाँ के थे बच्चे? हिंद यवन मूल निवासी बैक्टीरिया के थे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके बाद इनकी दो शाखाएं भारत में स्थापित हुई हैं। एक शाखा डमेट्रियस वंश बेटा, जिसका संस्थापक डमेट्रियस है। ठीक है, इन्होंने अपनी राजधानी साकल सियालकोट को बनाया है। और दूसरी शाखा जो है वो यूक्रेटाइट्स है। ठीक है ना, यूक्रेटाइट्स वंश है, जिसका संस्थापक स्वयं यूक्रेटाइट्स है। इन्होंने तक्षशिला को जीतकर अपनी राजधानी बनाया। मेरे प्यारे सभी छोटे बहन भाइयों को ये बात समझ में आई? इतनी छोटी सी बात है सर, आपको ऐसे कैसे इतना याद रहता है? ठीक है, चलो। अब ये शक है, शकों का जो भारत पर आक्रमण हुआ बेटा, एक गलती हो गई मुझसे। ये 190 ईसा पूर्व है, माफ करना बेटा, 190 ईसा पूर्व है, 140 नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि ये मुझे कब याद आया? जब मैं इसको तेजी के साथ पढ़ाते हुए आगे निकल गया, तब मुझे याद आया कि भाई हिंद यवनों का आक्रमण 190 वीसी में हुआ है, 190 ईसा पूर्व में हुआ है। ठीक है जी, चलो। अब इसके बाद फिर हम बात करेंगे शकों। शकों का आक्रमण भारत में 90 ईसा पूर्व में हुआ है। शकों को हम सीथियन भी कहते हैं, और ये सीथिया के मूल निवासी थे। ठीक है, मूल निवासी कहाँ के थे बेटा? सीथिया के। सीथियन, सीथिया, सीथिया मीन्स ईरान। ठीक है, ये सीथिया ईरान के मूल निवासी थे। और ये जो है पहलव, ये पार्थिया, पार्थिया, ये पार्थिया के मूल निवासी थे। पहलव, पहलव पार्थिया के मूल निवासी थे। पहलव पार्थिया के मूल निवासी थे। ठीक है, ये बात समझनी है। तो शक, ठीक है, 90 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करते हैं। मूल निवासी शक कहाँ के थे? सीथिया ईरान के, और इनका संस्थापक माउस था। पहलव का जो भारत पर आक्रमण हुआ वो 25 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। पहलवों का भारत पर आक्रमण 25 ईसा पूर्व में। ये मूल निवासी पार्थिया ईरान के थे, और इस राजवंश का संस्थापक गोंडो फर्नीस था। गोंडो फर्नीस था, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। फिर कुषाण, कुषाणों की दो शाखाएं भारत में आई, एक कुजल कडफिसस, एक कनिष्क। और कुषाणों का जो भारत पर आक्रमण हुआ है वह 15 ईसा पूर्व में हुआ है, वह 15 ईसा पूर्व में हुआ है। ठीक है, क्लियर है? ये बात समझ में आई सभी को? देखिए, यहां तक कोई इश्यू तो नहीं किसी को भी। और ये बात मैंने आपको कल भी बहुत अच्छे से समझा दी थी। अब सुंग वंश के बारे में बात करेंगे। देखो, देखिए, सुंग वंश के बारे में, सुंग वंश देसी उत्तराधिकारी हैं। अब यहां पर सुंग वंश को समझेंगे जी। बेटा, आपको भी ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। और इसके पीछे रीजन क्या है कि थोड़ा सा आपको रिवीजन करना पड़ेगा, याद हो जाएगा। अब देखो, सुंग वंश, सुंगों का शासन जो है वो 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक है। पाटलिपुत्र पर मौर्य वंश का शासन था। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहद्रथ था। ठीक है, वृहद्रथ कमजोर और, ठीक है ना, वृहद्रथ कमजोर एवं बच्चे विलासी प्रवृत्ति का शासक था। विलासी, विलासी समझते हो ना आप जी? कमजोर एवं विलासी प्रवृत्ति का मतलब भोग विलास, ठीक है ना, महिलाओं की संगत पसंद करना, दिन भर महिलाओं के साथ अंतःपुर में निवास करना। देखिए, तो मतलब ऐसा व्यक्ति, ठीक है, उसको आप विलासी व्यक्ति कहेंगे। तो विलासी प्रवृत्ति का शासक था ये विलासी प्रवृत्ति का शासक था। ठीक है, जनता घृणा करती थी बहुत वृहद्रथ से। और वृहद्रथ का जो सेनापति था, वृहद्रथ का जो सेनापति था वो पुष्यमित्र शुंग था। वह ब्राह्मण था, पुष्यमित्र शुंग। वृहद्रथ जब एक सैन्य परेड का निरीक्षण कर रहा था, ठीक है ना, तब उस समय खुले मैदान में सभी सैनिकों के सामने पुष्यमित्र शुंग ने वृहद्रथ की हत्या कर दी। और वृहद्रथ की हत्या करने के बाद मगध पर शुंग वंश की स्थापना की गई। ठीक है, ये पूरी कहानी मैंने बताई, शुंग वंश की स्थापना की गई। अब देखो बच्चे, ये पूरा जो शुंग वंश है, ये शुंग वंश की पूरी वंशावली है। ठीक है, आगे आप ऐसे ही पढ़ेंगे। देखिए, इसी तरह से आप सभी राजवंशों की वंशावलियों को पढ़ेंगे। तो ये क्या है? ये शुंग वंश की वंशावली है। शुंग वंश की वंशावली है। ठीक है, यहाँ पे सब लोग आप इस वंशावली को देखेंगे। इसमें क्या है? संस्थापक पुष्यमित्र शुंग है।
ठीक है, संस्थापक कौन है बच्चे? पुष्यमित्र शुंग है। जी, अरे भाई देखेंगे, ठीक है। संस्थापक भैया जी कौन है? पुष्यमित्र शुंग है, ये ध्यान रखना है आपको। ये पूरी शुंग वंश की वंशावली है, तो इसमें संस्थापक पुष्यमित्र शुंग है। पुष्यमित्र के बाद फिर उसका बेटा अग्निमित्र शासक बना है। आफ्टर पुष्यमित्र उसका बेटा जो है वह अग्निमित्र शासक बना है, ये ध्यान रखना। अग्निमित्र के बाद सुजेष्ठ, सुजेष्ठ के बाद वसुमित्र, वसुमित्र के बाद भागवत या भागवद्र, भागवत या भागवद्र, भागवद्र ये शासक बना है। और अंतिम शासक था देवभूति। पर देवभूति की हत्या, ठीक है, उसी के एक मंत्री ने कर दी, और देवभूति की हत्या करने वाला उसका मंत्री वासुदेव था। और वासुदेव, ठीक है, ब्राह्मण कण्व था। जैसे शर्मा होते हैं, उपाध्याय होते हैं, ऐसी वो ब्राह्मण, ठीक है, जाति से था, लेकिन वो कण्व जाति से था। तो फिर उसने मगध पर कण्व वंश की स्थापना की। उसके द्वारा मगध पर कण्व वंश स्थापित किया गया। उसके द्वारा मगध पर बेटा कौन सा? कण्व वंश स्थापित किया गया। ठीक है जी, ये बात समझ में आई? ठीक है, हमारे प्यारे सभी छोटे बहन भाइयों को यहाँ तक किसी को किसी भी तरह का कोई इशू तो नहीं? अब बस यही आपको समझना है कि पुष्यमित्र शुंग के बाद अग्निमित्र, अग्निमित्र के बाद सुजेश, सुजेश के बाद वसुमित्र, वसुमित्र के बाद भागवत, भागभद्र, उसके बाद देवभूति अंतिम शासक। ठीक है, देवभूति जो है वह अंतिम शासक है। अब आगे हम बात करेंगे पुष्यमित्र शुंग के बारे में, हम लोग सारी चीजों को समझेंगे। इसने सबसे पहले क्या किया कि इसने अपना दक्षिणी विस्तार किया, इसका सबसे पहला, ठीक है, गद्दी पर बैठा। जैसे इसका राज्याभिषेक हुआ, तो राज्याभिषेक होने के बाद बच्चे इसने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में एक अश्वमेध यज्ञ कराया था। ठीक है, ध्यान रखना। तो राज्याभिषेक हुआ, इसने अपना अश्वमेध यज्ञ कराया। राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में इसने अश्वमेध यज्ञ कराया, कराया। ठीक है ना। कौन थे पुरोहित? पतंजलि, बहुत बड़े विद्वान थे पतंजलि। ये वही पतंजलि है जिन्होंने बच्चे महाभाष्य लिखा है। ये वही पतंजलि हैं जिन्होंने महाभाष्य लिखा है, जिन्होंने महाभाष्य लिखा है। तो बस मेरी बात आप समझते चले जाना बहुत अच्छे से। तो पुष्यमित्र शुंग साहब के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप सबसे पहले इनके बारे में, इन्होंने क्या किया? दक्षिण विस्तार किया पुष्यमित्र शुंग ने, और इन्होंने अवंती के शासक यज्ञसेन को पराजित किया। अवंती के शासक यज्ञसेन को पराजित करने के बाद इन्होंने अवंती पर अपना अधिकार कर लिया। भाई, जब इन्होंने अवंती के शासक यज्ञसेन को पराजित किया, तो पराजित करने के बाद इन्होंने अवंती पर अपना अधिकार कर लिया। और अवंती पर अपना अधिकार करने के बाद, ठीक है ना, इन्होंने अपने बेटे अग्निमित्र को अवंती का गवर्नर बनाया, और राजधानी बनी अवंती की विदिशा। क्या बनी? विदिशा। फिर इसके बाद इन्होंने हिंदी यवन शासक, ठीक है, दो दो हिंदी यवन शासकों को हराया, एक डेमेट्रियस को, एक मेनांडर को, दोनों को हराया। पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। ठीक है, पहला राजगृह, ठीक है, बिहार, ठीक है, वहां पर करवाया था राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में बच्चे। ठीक है, राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में कराया था। दूसरा, जब इन्होंने मिनांडर को पराजित किया था, उसके पश्चात कराया था। ठीक है, मिनांडर को पराजित किया था, तब उसके पश्चात इन्होंने तो 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। पहला अश्वमेध यज्ञ जो है बच्चे, वह उन्होंने अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में कराया। दूसरा, जब इन्होंने हिंद यवन शासक मिनांडर को पराजित किया है, तो मिनांडर को पराजित करने के उपलक्ष्य में दूसरा अश्वमेध यज्ञ कराया है। ठीक है, देवदत्त, ठीक है ना, ये इनका एक, ठीक है, अयोध्याभिलेख है। ठीक है, देवदत्त का अयोध्याभिलेख, ये बहुत फेमस है। तो देवदत्त का जो अयोध्याभिलेख है, इस अयोध्याभिलेख में इन दोनों अश्वमेध यज्ञों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। ठीक है, देवदत्त के अयोध्याभिलेख, या देवदत्त के अयोध्याभिलेख को कई बार हम धनदेव का अयोध्याभिलेख भी बोल देते हैं। ठीक है, दोनों ही नाम सही है, लेकिन ज्यादातर जो फेमस नाम है वो धनदेव का, धनदेव का। ठीक है, ध्यान रखना, धनदेव का अयोध्याभिलेख। ठीक है, तो आप धनदेव से ही याद करो। तो धनदेव के अयोध्या अभिलेख में, ठीक है, इस बात की पुष्टि होती है कि इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञों का, ठीक है ना, एक अश्वमेध यज्ञ कब? जब गद्दी पर बैठे। दूसरा कब? जब इन्होंने हिंद यवन शासक मिनांडर को पराजित किया था, तो दूसरा अश्वमेध इन्होंने तब कराया था। ठीक है, लेकिन अब देखो होता क्या है बच्चे, कि पुष्यमित्र शुंग जो है, ठीक है, वो ब्राह्मण थे, और ना केवल ब्राह्मण बल्कि ब्राह्मण धर्म के ब्लाइंड फॉलोअर। देखिए, एक तरह से आप कह सकते हैं कि धर्मांध व्यक्ति, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ करा रहे हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी राजसूय यज्ञ करा रहे हैं। ठीक है, तो मौर्य अशोक के समय में, स्पेशली मौर्य काल में, अशोक के समय में संपूर्ण भारत में, ठीक है, एक क्रांति का सूत्रपात हुआ। एक नई विचारधारा भारत में जन्मी,
जैसे कि मैंने आपको बताया है कि वैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष, ठीक है, कि धर्म से विजय करेंगे। और अशोक, आपको पता है अशोक ने अपने पहले दूसरे शिलालेख में लगातार हिंसा का विरोध किया है, ठीक है। और ना केवल वह अपने दूसरे शिलालेख में, तो वो मनुष्य के साथ साथ, वो मानवों के साथ साथ पशु चिकित्सा का भी उल्लेख करता है, मतलब करता है कि नहीं, है ना। मनुष्यों की चिकित्सा के साथ साथ वह पशु चिकित्सा का भी उल्लेख करता है अपने दूसरे शिलालेख में, बाकायदा बोलता है इस चीज को, समझना। और वो कैसा व्यक्ति रहा होगा, ठीक है ना, जिसने तलवारों के आधार पर, ठीक है, विजय की नीति को त्याग दिया और अपने उत्तराधिकारियों से भी आह्वान किया कि वो भी भविष्य में कभी तलवार नहीं उठाएंगे। जैसे यहाँ पर मुझे वो गाना याद आ जाता है जब मैं अशोक को पढ़ता हूँ, कि अशोक शायद कुछ ऐसे रहे होंगे कि जीते हो किसी ने देश यहाँ, है ना। मनोज कुमार साहब का गाना है कि भले ही जीते हो किसी ने देश यहाँ, हमने तो दिलों को जीता है, हमने तो दिलों को जीता है। यहाँ राम अगर है नर में, तो नारी में अभी भी सीता है। वो गाना आपको याद आ रहा है ना, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, तो वो बता रहे तो ठीक वैसे ही। लेकिन ठीक है, अशोक के समय में ये हुआ कि शिकार बंद हो गए, हिंसा होनी बंद हो गई, ठीक है, पशुओं को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाने लगा, ठीक है, पशु चिकित्सा, ठीक है। और इसके अलावा, ठीक है, एक आप कह सकते हैं एक नैतिक शासन की ओर, ठीक है, संपूर्ण उत्तर भारत अग्रसर हुआ। इसका फायदा भी ये था कि लोगों में चरित्र का उत्थान हुआ, ठीक है, पशुओं के प्रति क्रूरता कम हुई, ठीक है, लोग ज्यादा सात्विक जीवन व्यतीत करने लगे, लोग धार्मिक विश्वासों में अपने आप को, ठीक है, ज्यादा नजदीक पाने लगे। और लोगों का जो आचरण था वह एक सहिष्णुता पूर्व आचरण हुआ। लोग एक दूसरे के धर्मों पर किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी करने के बजाय, ठीक है, एक दूसरे के धर्मों को, ठीक है ना, एक दूसरे के धर्मों में कंपैरिजन करने के बजाय, एक दूसरे के धर्मों के प्रति टिप्पणी करने के बजाय धार्मिक सहिष्णुता का आह्वान करने लगे कि सभी धर्म श्रेष्ठ हैं, सभी धर्म अच्छे हैं, ठीक है, सभी धर्म बहुत बढ़िया हैं। तो इस तरह की चीज़, ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था। लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा, ठीक है, उसके उत्तराधिकारियों पर। और वो ये पड़ा कि वो बेचारे, ठीक है, फिर अशोक उनको ऐसी शिक्षा देकर गया था कि वो तलवार नहीं उठा सके। और इसलिए मैंने बोला कि अशोक की मृत्यु के 50 साल के भीतर ही मौर्य साम्राज्य का विघटन हो गया। इतनी तेजी से विघटन बहुत ही कम राजवंशों में हुआ है कि एक इतना महान राजवंश, एक इतना महान राजवंश, ठीक है, जिसने संपूर्ण उत्तर भारत पर शासन किया हो, और अशोक की मृत्यु के बाद कितना तेजी से बिखरा। कारण, ठीक है, कहीं ना कहीं अशोक की नीति भी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेंस में प्रश्न खूब लिखने को आता है, ठीक है, जिन लोगों का हिस्ट्री ऑप्शनल होता है। तो नैतिकता भी है उसके शासन में, धार्मिक सहिष्णुता भी है उसके शासन में, ठीक है, उसके शासन में मानवता भी है अशोक के शासन में। और ये सारे जो चारित्रिक पक्ष हैं उसके शासन को बहुत मजबूत बनाते हैं, आदर्श शासन स्थापित करते हैं। इसलिए अशोक महान है प्राचीन भारत में। लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, क्योंकि राजतंत्र में सत्ता तलवार के दम पर चलती है, ठीक है। लोकतंत्र में इन सभी तत्वों की कोई आवश्यकता नहीं है कि तलवार के दम पर हमें शासन करना है, कि राजा मजबूत होना चाहिए, ठीक है, हमें कोई आवश्यकता नहीं है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में जनता का शासन है, जनता को मजबूत होना चाहिए, जनता को अपने अधिकारों के प्रति सजग और सहज होना चाहिए। लेकिन राजतंत्र में तो, ठीक है, राजा शक्तिशाली होना चाहिए, ठीक है। और ऐसी स्थिति में देखो, राजा शक्तिशाली रहेगा कम, जब राजा युद्ध अभ्यास नहीं करेगा, तो ऐसी स्थिति में राजा शक्तिशाली कहाँ ही रहेगा, है ना। तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी था। ये उम्मीद करता हूँ एक बात समझ में आ गई। अशोक के समय में ये हुआ कि जो वैदिक यज्ञ थे, जो वैदिक अनुष्ठान थे, जो धार्मिक रीति रिवाज थे, ठीक है, जो रूढ़ियाँ थी, ठीक है, जो अत्यधिक खर्चीली और कष्टकर होती थी, वो सब बंद हो गए, सब बंद हो गए, ठीक है। जैसे बड़ी बड़ी जो यज्ञ होते थे, जैसे जब राजा राज्य अभिषेक राजा का होता था तो राष्ट्र यज्ञ होता था, ठीक है ना। और जब राजा अपने साम्राज्य का विस्तार करता था तो अश्वमेध यज्ञ होता था, जब राजा शक्ति का पान करता था तो वाजपेयी यज्ञ होता था। तो ये कुछ बड़े बड़े यज्ञ थे, वो अशोक के समय में पूरे बंद हो गए थे। लेकिन जैसे ही पुष्यमित्र शुंग ने अपने आपास सत्ता धारण की, जैसे ही सत्ता पुष्यमित्र शुंग के हाथ में आई बच्चे, दोबारा से ये सभी यज्ञ होने लगे, ठीक है। और ऐसी स्थिति में, ठीक है, अब शुंगों पर किस बात का आरोप लगता है ये बात समझना। शुंगों पर बेटा बौद्धों के उत्पीड़न का आरोप लगता है, कि भाई शुंगों ने, ठीक है, बौद्धों का उत्पीड़न किया, क्योंकि शुंग कौन थे, ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण बौद्धों से नफरत करते थे। इसलिए यह कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने बहुत अधिक मात्रा में ब्राह्मणों को मारा,
बहुत अधिक मात्रा में ब्राह्मणों को मारा, जबकि बात बिल्कुल गलत है। ठीक, कुछ ऐसे लोग थे जो बौद्ध भिक्षु थे, ठीक है, उत्तर पश्चिम भारत में, और वे सुंगों के अगेंस्ट हिंद यवन शासक जो हैं वो उनको सहायता प्रदान कर रहे थे। सुंगों के अगेंस्ट वो इंडो बैक्ट्रियन शासकों को लाभ पहुंचा रहे थे, वो गुप्तचरी कर रहे थे एक तरह से। तो अब ये बात जब सुंगों को पता चली तो सुंग ने उनको पीड़ित सुंगों ने उनको क्या नाम है, दंडित किया। ठीक है, उनको दंडित किया। तो उनको इतिहास में बेचारे पीड़ित लोगों की तरह दिखाया गया कि भाई ये, ठीक है, सुंगों के द्वारा, ठीक है, या पुष्यमित्र सुंग के द्वारा जो बौद्ध भिक्षु हैं, ठीक है, उनको परेशान किया गया, उनको पीड़ित किया गया। बल्कि पीड़ित नहीं किया गया था, दंडित किया गया था। क्यों दंडित किया गया था? क्योंकि वे सुंगों के अगेंस्ट हिंद यवन शासकों को हेल्प कर रहे थे, ठीक है, उनको सहायता पहुंचा रहे थे, इसलिए। क्या मेरी बात आप सभी को समझ में आ रही है? इतनी सी बात है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, सुंग बौद्धों के उत्पीड़क नहीं थे, और उन पर ये जो आरोप लगता है कि सुंग बौद्धों के उत्पीड़क थे, ये आरोप बिल्कुल एकदम निराधार है। ठीक है, इस आरोप का कोई मतलब है ही नहीं। तो धनदेव का अयोध्या अभिलेख है, ठीक है, इन दोनों से अश्वमेध यज्ञों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पुष्यमित्र सुंग के समय सांची का स्तूप, अब सांची का स्तूप किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। तो बेटा सांची के स्तूप की, ठीक है ना, वेदिका बनी है, रेलिंग बनी है। ठीक है, ध्यान रखना, सांची के स्तूप की वेदिका बनी है पुष्यमित शुंग के समय। अगर पुष्यमित शुंग बौद्ध धर्म का उत्पीड़क होता तो तुम बताओ सांची के स्तूप की पूर्वी वेदिका क्यों बनती? ठीक है, वेदिका मीन्स रेलिंग, क्यों बनती? वो रेलिंग को क्यों बनने देता? भाई बिल्कुल नहीं बनने देता, वो तो उत्पीड़क था ना बौद्ध धर्म का। नहीं बेटा, ठीक है, उसने उन बौद्ध भिक्षुओं को दंडित किया जो राजनीति कर रहे थे खामखा। तो किया भी जाना चाहिए ऐसे में, तो उस पर आरोप लगाया जाना ये निराधार है, मैं भी इसमें पक्ष में नहीं हूं। ठीक है, उसने भरूत स्तूप, ठीक है, उसने कौशाम्बी का प्राचीन चैत्य, ठीक है, इनकी स्थापना की थी। भरूत, कौशाम्बी, इनके प्राचीन चैत्य की स्थापना उसके समय में हुई थी। ठीक है, अग्निमित्र, पुष्यमित्र के बाद अगला उत्तराधिकारी अग्निमित्र हुआ। पुष्यमित्र के बाद उसका बेटा अग्निमित्र, और अग्निमित्र वही है जो कालिदास के मालविकाग्निमित्रम का नायक है। फिर बेटा भागभद्र, अगला जो शासक हुआ वह भागभद्र हुआ, या इसको भागवत भी कहते हैं। देखो इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या, हालांकि ठीक है इससे पहले भी शासक हुआ है, जब पुष्यमित्र के बाद अग्निमित्र के बाद सुज्येष्ठ, ठीक है ना। चलिए, लेकिन हम इसी को पढ़ेंगे भागभद्र को। क्यों? क्योंकि बेटा इस समय सुंग इतने ताकतवर हैं, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि सुंग इतने ताकतवर हैं कि यूक्रेटाइड्स वंश का शासक है। ठीक है, हेलियोक्लीज यूक्रेटाइड्स वंश का शासक है, उसने अपने राजदूत हेलियोडोरस को, ठीक है ना, इसके दरबार में भेजा है, भागभद्र के दरबार में। और वो जो राजदूत, ठीक है, जो भागभद्र के दरबार में आया है, क्योंकि सभी ब्राह्मण थे बेटा, सुंग वंश के सभी शासक ब्राह्मण थे। और ब्राह्मण कौन सा धर्म स्वीकार करते हैं बेटा? मैंने बताया है, वैष्णव धर्म। ब्राह्मणों का धर्म वैष्णव है या शैव है? ठीक है, मैंने आपको बताया है ना। तो हेलियोडोरस जो कि राजदूत है हिंद यवन शासक का, वो हेलियोडोरस बच्चे भागभद्र के दरबार में आया, विदिशा में, विदिशा में भागभद्र के दरबार में आया, और वैष्णव धर्म, भगवान विष्णु के सम्मान में उसने एक गरुड़ध्वज पताका का, ठीक है, निर्माण करवाया, गरुड़ध्वज पताका फहरवाई, और अपना धर्म बदलकर वो वैष्णव हो गया। अपना धर्म बदलकर वो ब्राह्मण हो गया, मतलब आप ये कह सकते हैं अपना धर्म परिवर्तन करके वो हिंदू बन गया। ठीक है, तो भागवत के दरबार में, ठीक है ना, कौन आया? हेलियोडोरस। और हेलियोडोरस एंटियल साइट्स का राजदूत था, एंटियल साइट्स का, ठीक है ना बच्चे। तो भागवत के दरबार में एंटियल साइट्स का राजदूत हेलियोडोरस आया, एंटियल साइट्स है, एंटियल साइट्स। भागभद्र के दरबार में एंटियल साइट्स का राजदूत हेलियोडोरस आया। फिर से बताता हूं, भागभद्र के दरबार में एंटियल साइट्स का राजदूत हेलियोडोरस आया, और हेलियोडोरस ने भगवान विष्णु के सम्मान में विदिशा में गरुड़ ध्वज पताका फहराया। विदिशा में उसने, ओहो, उसने विदिशा में गरुड़ ध्वज पताका फहराया विदिशा में। और साथ ही उसने न केवल गरुड़ ध्वज पताका फहराया, साथ ही उसने बच्चे वैष्णव धर्म भी स्वीकार किया भगवान विष्णु के सम्मान में। ऐसा होता है, देखो, ठीक है, आप, ठीक है, आप अपने अच्छे संबंध बनाने के लिए आए हो भागवत के दरबार में। जब अच्छे संबंध बनाने के लिए आए हो तो बेटा आप उनके धर्म को भी अपनाओगे। ठीक है, इसी को कूटनीति कहते हैं, आप उनके धर्म को भी अपनाओगे। दैट इज कॉल्ड डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी। ठीक है, अब कनवंश, ठीक है, कनवंश बच्चे अंतिम शासक कौन था? देवभूति, देवभूति की हत्या वासुदेव ने कर दी।
ठीक है, और मगध पर एक नए राजवंश की स्थापना हुई जिसको कण्व वंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हमें कण्व वंश के, ठीक है, ये जो कण्व वंश है, हमें कण्व वंश के राजाओं के केवल नाम मिलते हैं इतिहास में, और उनके बारे में और हमें कोई जानकारी नहीं मिलती। केवल हमें कण्व वंश के राजाओं के नाम मिलते हैं, कण्व वंश के राजाओं के नाम मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, और नाम के अलावा हमें उनके बारे में और दूसरी कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। ठीक है, तो कण्व वंश के राजाओं के नामों के अलावा और कोई अन्य जानकारी प्राप्त नहीं होती। ठीक है, वासुदेव के बाद भूमिमित्र, भूमिमित्र के बाद नारायण, और नारायण के बाद सुशर्मन, ये राजा हुए हैं कण्व वंश के, बस इतना ध्यान रखना। और अंतिम शासक जो है शुंग वंश का, जिसका नाम है देवभूति, देवभूति की हत्या करने के बाद उसी के एक मंत्री जिसका नाम वासुदेव था, वासुदेव ने मगध पर कण्व वंश की स्थापना की। तो आपसे पूछे कि शुंगों के बाद मगध पर कौन सा वंश स्थापित हुआ? कण्व वंश स्थापित हुआ, बस। अब यहाँ पर ठीक है, मध का चैप्टर खत्म बच्चे। सुशर्मन जो है वह कण्व वंश का अंतिम शासक था बच्चे। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर कई स्रोतों में ये कहा जाता है कि एक सिमुक नाम के व्यक्ति ने, ठीक है, इसकी हत्या कर दी, लेकिन ये जानकारी हमें केवल वायु पुराण से प्राप्त होती है कि वो जो सिमुक या सिंधुक नाम का व्यक्ति था जिसने कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या की, उसने सातवाहन राजवंश की स्थापना कर दी थी। लेकिन केवल वायु पुराण के अलावा अन्य कोई सोर्स नहीं है जो इसके बारे में जानकारी हमें देता हो। वायु पुराण के अलावा और कोई दूसरा सोर्स नहीं है जो इस तरह की हमें जानकारी देता हो। ठीक है ना। और ये एक बार और बात बताऊं, सातवाहन शासक जो सिमुक है और यहाँ पर ये जो बच्चे सुशर्मन हैं, ये समकालीन भी नहीं थे। कई अदर सोर्सेस को अगर हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि भाई ये समकालीन भी नहीं थे, तो शायद ये कहानी खामखा गढ़ ली गई होगी, ये कहानी रच ली गई होगी, ऐसा प्रतीत होता है। इसके बाद फिर अगला राजवंश है कलिंग का चेदी वंश। अभी जो कलिंग का चेदी वंश है, कलिंग के चेदी वंश का संस्थापक है महामेघवाहन। महामेघवाहन इस राजवंश का संस्थापक है चेदी वंश का, इसलिए हम इस वंश को महामेघवाहन वंश भी बोल देते हैं। इसलिए इस वंश को महामेघवाहन वंश भी बोल देते हैं क्योंकि इस वंश का संस्थापक स्वयं महामेघवाहन था। लेकिन महामेघवाहन के बाद इस वंश का एक शासक हुआ जिसका नाम था खारवेल बच्चे। देखिए, खारवेल इस राजवंश का सबसे महान शासक था। देखिए, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि खारवेल को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। एक खारवेल ने अशोक की तरह राजज्ञाओं को शिलालेखों पर उत्कीर्ण करवा के जनता के मध्य प्रसारित किया। देखिए, वो बहुत लोक कल्याणकारी और बहुत ही शक्तिशाली शासक था खारवेल। लेकिन खारवेल का अंत कैसे हुआ इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। और फिर खारवेल की मृत्यु के बाद कलिंग के चेदी राजवंश का इतना तेजी से पतन कैसे हो गया, इस बात का भी हमें कोई और दूसरा साक्ष्य प्राप्त नहीं होता। ठीक है, तो इस बात का भी हमें कोई दूसरा साक्ष्य प्राप्त नहीं होता कि भैया, ठीक है, इतना तेजी से कैसे इस राजवंश का पतन हो गया, तो इस बारे में ठीक है हमें भी कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। लेकिन हाँ, ये जो कलिंग का चेदी वंश है, इस वंश का संस्थापक महामेघवाहन है, इसलिए महामेघवाहन वंश, ठीक है, 20 को कह देते हैं। और इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक खारवेल है। खारवेल के विषय में ठीक है हमें जानकारी मिलती है, कलिंग से एक शिलालेख हमको मिला है, बेसिकली गुफा लेख है, हाथी गुफा लेख, जिसको हाथी गुम्फा लेख भी कहते हैं। हाथी गुम्फा लेख पूछा जाता है भैया जी किसका है, तो हाथी गुम्फा लेख जो है वह खारवेल का ही है। हाथी गुम्फा लेख किसका है? हाथी गुम्फा लेख खारवेल का ही है। और ठीक है, इस हाथी गुम्फा लेख से खारवेल के बारे में ठीक है ना हमें जानकारी मिलती है, और पूरे के पूरे बच्चे उसके शासनकाल के, ठीक है, और उसके शासन के समय में जो भी घटनाएं घटी प्रमुख रूप से, इसके अलावा उसका धार्मिक विश्वास, उसका राजनीतिक दर्शन, ये सारी जानकारी हाथी गुम्फा लेख से हमको मिलती है। खारवेल इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली, महान एवं योग्य शासक था जो खारवेल था। खारवेल इस वंश का बेटा सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, इस वंश का एक महान एवं योग्य शासक था, सर्वाधिक शक्तिशाली, महान एवं योग्य शासक था जो खारवेल था। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन इसके बावजूद भी खारवेल बेशक जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन उसके बावजूद भी वे एक धार्मिक सहिष्णु शासक था। वह जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन उसके बावजूद भी वह एक धार्मिक सहिष्णु शासक था। उसने अपने विजय अभियानों, प्रशासनिक व्यवस्थाओं, सैन्य व्यवस्थाओं को हाथी गुम्फा लेख में उत्कीर्ण किया है। अपने विजय अभियानों, प्रशासनिक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्थाओं को, अपने धार्मिक विश्वास, इन सब को लेकिन बच्चे उसने जो है हाथी गुम्फा लेख में उत्कीर्ण किया है। और उसकी उपाधियां बहुत हैं खारवेल की। देखो, महामेघवाहन के बारे में कुछ भी नहीं है, महामेघवाहन केवल संस्थापक है, लेकिन इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जो है वो खारवेल है। ये विषय है ना सारे खारवेल के संदर्भ में है, ये खारवेल के विषय में जानकारी है जो सारी लिखी हुई है। ठीक है, उसने महाराज, वृद्धराज, धर्मराज, लेमराज, महर्षि,
ठीक है ना, महाराजधराज, राजर्षि, चक्रवर्ती जैसी उपाधियां धारण की। तो ये उपाधियां बताती हैं, ये उपाधियां बताती हैं कि वह कितना शक्तिशाली शासक रहा होगा। ठीक है, वो कितना शक्तिशाली शासक रहा होगा। तो उसकी उपाधि जो है, ठीक है, महाराज, वृद्धराज, धर्मराज, महाराजधराज, राजर्षि, चक्रवर्ती, ये सभी उसकी उपाधियां हैं खारवेल की। तो खारवेल अनडाउटेडली इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली, महान एवं योग्य शासक था। वह जैन धर्म का अनुयायी, एक धार्मिक सहिष्णु शासक था। उसने अपने विजय अभियानों, प्रशासनिक व्यवस्थाओं, सैन्य व्यवस्थाओं को हाथी गुम्फा अभिलेख में उत्कीर्ण करवाया है। और उसकी उपाधियां जो हैं वो महाराज, वृद्धराज, धर्मराज, महाराजधराज, राजर्षि, चक्रवर्ती ऐसी उपाधियां मिलती हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे बेटा सातवाहन राजवंश के बारे में। सातवाहन राजवंश, सातवाहन राजवंश का संस्थापक है शिमुक या सिंधुक, इसका संस्थापक है। गोदावरी नदी जो है ना उसी के तट पर, ठीक है, ठीक है, राजधानी इनके द्वारा बनाई गई प्रतिष्ठान या पैठन। देखिए, और प्रतिष्ठान या पैठन को राजधानी बनाकर, एक नगर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाकर सिमुक या सिंधुक ने इस राजवंश की स्थापना की। सिमुक या सिंधु जो है, ये शुरुआत में जब इसने इस राजवंश की स्थापना की थी तो बड़ा, ठीक है ना, आप कह सकते हैं कि बड़ा उदार व्यक्ति था, एक बड़ा उदार धर्मावचारी व्यक्ति था, ये धर्म के अनुसार, नैतिकता के अनुसार शासन करने वाला व्यक्ति था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि उसमें समय के साथ बहुत तेजी से घमंड आ गया। ऐसा होता है मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन है ना, घमंड ऐसी चीज होती है कि जब सफलता किसी के सर पे सवार होती है तो हर कोई इसको मैनेज नहीं कर पाता, हर कोई इसको मैनेज नहीं कर पाता। तो ये बात हमको समझनी है, ठीक है। तो सिमुकिया सिंधुक इस राजवंश का संस्थापक था। शुरुआत में तो बड़ा अच्छा था, लेकिन वह अपने जीवन के अंतिम दिनों में बड़ा आतताई, बड़ा क्रूर हो गया अपने जीवन के अंतिम दिनों में। और ऐसी स्थिति में बेटा जब वह क्रूर हुआ तो जो मंत्री परिषद थी, ठीक है, मंत्री परिषद ने, ठीक है, उसकी हत्या कर दी। ठीक है ना, मतलब, ठीक है, सच बात तो यह है कि जो भी जनता थी, जनता को इस बारे में सूचित किया गया कि सिमुक अब राज शपथ निभाने में असमर्थ है, और इसलिए हम सिमुक या सिंधुक को गद्दी से हटा रहे हैं। और गद्दी से हटाने के क्रम में उसकी हत्या कर दी गई। ठीक है, और ठीक है, वो जो मंत्री परिषद थी उसने कृष्णिया कान को अगला उत्तराधिकारी बनाया। ठीक है, तो अगला जो उत्तराधिकारी बना वो कृष्णिया कान बना। अगला जो उत्तराधिकारी बना बच्चे सिमुक या सिंधुक के बाद वो कौन बना? कृष्णिया कान बना। कृष्णिया कान के बाद इस राजवंश का जो अगला शासक हुआ वह सातकर्णी प्रथम हुआ। सातकर्णी प्रथम को इस राजवंश का वास्तविक संस्थापक हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वास्तविक संस्थापक है। इसके बाद फिर छोटे छोटे शासक हुए, आपीलक, हाल, सातकर्णी द्वितीय। लेकिन हाल जो है, ये ध्यान रखना, हाल ये एक बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति है। हाल के बारे में आप पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा विद्वान आदमी है, जबरदस्त एकदम बच्चे, विद्वान किस्म का आदमी है हाल जो है। तो आप इस राजवंश के शासकों के नाम याद करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सिमुक या सिंधुक इस राजवंश का संस्थापक है। सिमुक या सिंधुक के बाद कृष्णिया कान ये अगला शासक बना है। कृष्णिया कान के बाद सातकर्णी प्रथम जो कि इस राजवंश का वास्तविक संस्थापक है। उसके बाद फिर आपीलक है, उसके बाद फिर हाल है, और उसके बाद फिर सातकर्णी द्वितीय है। देखिए, सातकर्णी द्वितीय है। इसके बाद फिर देखो यहां से मात्र नामधारी शासक स्टार्ट हो जाएंगे। मात्र नामधारी का मतलब है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी माता है, गौतमी का बेटा सातकर्णी, यहां से मात्र नामधारी। तो आपसे पूछा जाएगा इतिहास में कि मात्र नामधारी शासक किस राजवंश के शासकों के थे, तो आप लिखेंगे सातवाहन राजवंश के शासकों के नाम जो थे वो मात्र नामधारी थे। ठीक है, गौतमी का पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी का पुत्र पुलुमावी, शिवश्री का पुत्र सातकर्णी, तो शिवश्री सातकर्णी, शिव स्कंद सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी, और इस राजवंश का अंतिम शासक है पुलुमावी तृतीय। इस राजवंश का अंतिम शासक है पुलुमावी तृतीय। ठीक है, इस राजवंश के शासकों के नाम याद हुए। सिमुक या सिंधुक संस्थापक है, उसके बाद कृष्णिया कान है, उसके बाद आपीलक है, उसके बाद फिर हाल है, उसके बाद फिर आपका उसके बाद कृष्णिया कान के बाद सातकर्णी प्रथम है, फिर उसके बाद आपीलक है, फिर हाल है, फिर सातकर्णी द्वितीय है, फिर उसके बाद गौतमी पुत्र सातकर्णी है, फिर वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी है, फिर शिवश्री सातकर्णी है, फिर शिव स्कंद सातकर्णी है, उसके बाद यज्ञश्री सातकर्णी, उसके बाद पुलुमावी तृतीय है। पुलुमावी तृतीय इस राजवंश का अंतिम शासक है। ठीक है, पुलुमावी तृतीय। आगे अपने जीवन के अंतिम दिनों में काफी दुर्बल हो गया, जिस कारण उसकी हत्या कर दी। दुर्बल नहीं हो गया, गलत लिखा है। ठीक है, उस भैया को समझ में नहीं आया जो पीडीएफ बनाते हैं हमारे। देखो, वो कोई पढ़ाई लिखाई से संबंधित भैया नहीं है जो पीडीएफ बनाता है ना। तो वो जो ना, मैं कुछ और बोलता हूँ बेटा ये लिखना है, वो कुछ और लिख देता है। जीवन के अंतिम दिनों में काफी दुर्बल नहीं हो गया, कमजोर हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वह अपने जीवन के अंतिम दिनों में काफी आतताई हो गया।
मैं अपने जीवन के अंतिम दिनों में काफी आतताई हो गया। देखिए काफी आतताई हो गया मेरे प्यारे बच्चे, मतलब क्रुद्ध हो गया। आतताई का मतलब क्या मेरे प्यारे बच्चे? क्रुद्ध हो गया वो, जिस कारण उसकी हत्या कर दी गई। और उसकी हत्या उसी के मंत्री परिषद ने की, और उसके बाद उसके भाई कृष्णिया कान को गद्दी पर बैठाया गया। उसके बाद उसके भाई कृष्णिया कान को गद्दी पर बैठाया गया। फिर उसके बाद अगला शासक कृष्णिया कान बना। कृष्णिया कान बच्चे अपने साम्राज्य का विस्तार नासिक की तरफ करता है। कृष्णिया कान जो है अपने साम्राज्य का विस्तार नासिक की तरफ करता है। सातकर्णी प्रथम को इस राजवंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। देखिए सातवाहन राजवंश का वास्तविक संस्थापक सातकर्णी प्रथम। उसकी पत्नी थी नागनिका। नागनिका जो है, इनका नागनिका का एक नानाघाट अभिलेख मिलता है, और नागनिका के नानाघाट अभिलेख में सातकर्णी प्रथम की बुरी बुरी प्रशंसा की गई है। सातकर्णी प्रथम को नागनिका मतलब पत्नी ने अपने पति को अपने एक अभिलेख में सिमुक वंश का धन, दक्षिणा पथपति और अप्रतिहत चक्र, मतलब अप्रतिहत चक्र का मतलब है कि ना थकने वाला। अप्रतिहत चक्र का मतलब है कि ना थकने वाला। तो इसको अप्रतिहत चक्र, दक्षिणा पथपति और सिमुक वंश का धन कहा है नागनिका ने अपने पति की प्रशंसा में नानाघाट अभिलेख में। ठीक है, नानाघाट अभिलेख में। ठीक है, इसकी पत्नी नागनिका है जो कि तिरनकरों की पुत्री है, अंगी कुल की राजकन्या है। तिरनकरों की पुत्री अंगी कुल की राजकन्या है। इसने प्रतिष्ठान पैठण को अपनी राजधानी बनाया जो कि गोदावरी नदी के तट पर था। और नागनिका ने अपने पति की प्रशंसा में नानाघाट अभिलेख में ये चीज उत्कीर्ण करवाई है। समझ लो, ये जितनी भी पत्नियां हैं समझ लो अपनी पति की तारीफ किया करो तुम लोग। ठीक है, एक नागनिका को देखो, वो अपने पति की तारीफ में सिमुक वंश का धन, दक्षिणा पथपति और अप्रतिहत चक्र, ना थकने वाला शासक बोलती है उसको। सिमुक वंश का धन बोलती है, दक्षिणा पथपति बोलती है। सातकर्णी प्रथम की मृत्यु हो गई, और सातकर्णी प्रथम की जब मृत्यु हो गई तो सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के समय उसके दोनों बेटे जो थे, यज्ञश्री और देवश्री, वो दोनों अल्पायु के थे, मतलब नाबालिग थे। तो इसलिए नागनिका ने बेटा सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद स्वयं शासन का संचालन किया। देखो इतनी योग्य विधि है। फिर इसके बाद हाल। ठीक है, हाल के बारे में ये है बच्चे, विद्वान शासक है। इस राजवंश का 17वां शासक है। आप कहेंगे सर 17वां का, ये तो चौथे में 5वें नंबर पे आ गया। ठीक है, सबसे पहले सिमुक है, फिर कृष्ण है, फिर कान है। ठीक है, फिर सातकर्णी प्रथम है, आपीला का हाल है, तो 5वें नंबर पे आ रहा है भैया। ठीक है, ये जो मैंने लिस्ट दी है ना, ये केवल मैंने महत्वपूर्ण शासकों की लिस्ट दी है, केवल महत्वपूर्ण। ओवरऑल अगर हम बात करें तो हाल जो है वो 17वां शासक है। 17वां शासक हाल विद्वान व्यक्ति है बेटा। हाल ने गाथा सप्तशती लिखी है, या गाथा सतसई, गाथा सप्तशती हिंदी में, और इसको आप बोलेंगे गाथा सतसई प्राकृत में। तो गाथा सतसई इन्होंने लिखी है प्राकृत में। इसमें 700 श्लोकों का संग्रह है। कितने श्लोकों का? 700 श्लोकों का संग्रह है इसमें गाथा सतसई में। तो उन्होंने गाथा सतसई लिखी है जिसमें 700 श्लोकों का संग्रह है, प्राकृत भाषा में है, गाथा सप्तशती, गाथा सतसई। ठीक है, इनकी एक अन्य रचना है लीलवे। लीलवे में ठीक है इन्होंने अपनी सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किया है। ठीक है ना, ऐसा कोई टुच्चे शासक नहीं थे, ऐसा नहीं कि केवल ठीक है ना काव्य ही करते हो, केवल कविता ही करते हो, या केवल श्लोक ही लिखते हो, नहीं। देखिए इन्होंने ठीक है अपने एक अन्य ग्रंथ लीलवे में अपनी सैनिक उपलब्धियों का भी वर्णन किया है। एक बहुत अच्छे सैनिक भी थे ये। ठीक है, अब इनके दरबारी कवि गुणाढ़ हैं। हाल के दरबारी कवि, हाल ने, हाल के जो दरबारी कवि गुणाढ़ हैं, गुणाढ़ ने एक बृहत कथा लिखी है, बृहत कथा। गुणाढ़ ने, हाल के दरबारी कवि है गुणाढ़ है, और हाल के जो दरबारी कवि गुणाढ़ हैं, गुणाढ़ ने बृहत कथा लिखी है। अब ये जो बृहत कथा है, इसी बृहत कथा को आधार बनाते हुए बाद में कई सारे लेखकों ने कई सारी किताबें लिखी। इसी बृहत कथा को लेकर बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र ने लिखी। इसी बृहत कथा को लेकर कथा सरित सागर सोमदेव ने लिखी। और इसी बृहत कथा को लेकर बृहत कथा श्लोक संग्रह बुद्धू स्वामी ने लिखी। तो बृहत कथा श्लोक संग्रह बुद्धू स्वामी ने लिखी, बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र ने लिखी, और कथा सरित सागर सोमदेव ने लिखी, सोमदेव ने लिखी। यही जो गुणाढ़ साहब की बृहत कथा है ना, ये इसी पर आधारित अन्य रचनाएं हैं। गुणाढ़ साहब की जो बृहत कथा है ये इसी पर आधारित अन्य रचनाएं हैं। बृहत कथा श्लोक संग्रह बुद्धू स्वामी की, बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र की, और कथा सरित सागर जो है वह सोमदेव की। अब गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है वह इस राजवंश का 23वां शासक हुआ। समझना, गौतमी पुत्र सातकर्णी इस राजवंश का 23वां शासक हुआ।
ठीक है बच्चे। इस राजवंश का 23वां शासक हुआ, ठीक है ना। इस राजवंश को दोबारा से पुनर्जीवित किया, इसलिए इसको इस राजवंश का पुनर्संस्थापक भी कहा जाता है। इनकी माता थी गौतमी बलश्री, पहला मात्र नामधारी शासक है मेरे प्यारे बच्चे ये। ठीक है, अब इसके जो समकालीन शत्रु थे वो थे शक शासक नहपान और ऊषभदात। नहपान और ऊषभदात, ठीक है, ध्यान रखना, ये शकों की नासिक शाखा से संबंधित थे। नहपान और ऊषभदात नासिक शाखा से संबंधित थे। इसने दोनों शक शासकों को पराजित करके दोनों की हत्या कर दी, इसलिए योग्य एवं शक्तिशाली शासक है गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक है, इसके अलावा गौतमीपुत्र सातकर्णी ने जब शक शासकों को, शकों की नासिक शाखा के जो शक शासक है नहपान और ऊषभदात, जब दोनों को पराजित किया, तो बच्चे इस पराजय के बाद उन्होंने ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में दी। और ध्यान रखना, नोट करके लिखो सब लोग कि ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में देने की प्रथा सबसे पहले सातवाहनों ने शुरू की। देखो, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में देने की प्रथा सबसे पहले सातवाहनों ने शुरू की। क्लियर है? तो इन्होंने ब्राह्मणों को भूमि दान में दी। कौन से गांव की बेटा? अजय कालकी नामक गांव की भूमि दान में दी। अजय कालकी नामक भूमि ब्राह्मणों को दान में दी। ठीक है, इसलिए ठीक है, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा सातवाहनों ने शुरुआत की। इसने बच्चे एक वेनकटक नामक नगर बसाया। इसने एक वेनकटक नामक नगर बसाया, एक नए नगर की स्थापना की, वेनकटक। इसलिए इसको वेनकटक स्वामी भी कहा जाता है। वेनकटक नामक एक नगर की स्थापना करने के कारण इसको वेनकटक स्वामी भी कहा जाता है। इसने कार्ले के भिक्षु संघ को करजन नामक गांव की भूमि दान में दी। ठीक है, देखो, दो दो गांव दान में दे दिए। ठीक है, ब्राह्मणों को मेरे प्यारे बच्चे इसने अजय कालकी नामक भूमि दान में दी। ठीक है, वहीं जो बौद्ध भिक्षु हैं कार्ले के, कार्ले एक बौद्ध भिक्षु, तो कार्ले के जो बौद्ध भिक्षु हैं, ठीक है, उनको इसने करजन नामक गांव की भूमि दान में दी। गौतमीपुत्र सातकर्णी से संबंधित जो भी जानकारी हमें प्राप्त होती है वह नासिक गुफा अभिलेख से। गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में जो भी जानकारी हमको प्राप्त होती है तो वो सारी की सारी जानकारी हमको नासिक गुफा अभिलेख से प्राप्त होती है। गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में सभी जानकारी हमको, गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में समस्त जानकारी हमको नासिक गुफा अभिलेख से प्राप्त होती है। नासिक गुफा अभिलेख से गौतमीपुत्र सातकर्णी से संबंधित सभी जानकारी हमको नासिक गुफा अभिलेख से प्राप्त होती है। देखिए, इस अभिलेख को गौतमी वल्लरी ने नासिक में गुफा की छत पर उत्कीर्ण करवाया था, ये ध्यान रखना। तो नासिक गुफा अभिलेख का संबंध किससे है? देखो, नागनिका का नाना घाट अभिलेख, उसका संबंध सातकर्णी प्रथम से है, जिसमें सिमुक वंश का धन अप्रतिहत चक्र दक्षिणापतपति कहा गया है। ये गौतमी वल्लरी उनकी माता का है, माता का अभिलेख है अपने बेटे के लिए। ठीक, माता का अभिलेख है अपने बेटे के लिए, जो कि बेटा नासिक में एक गुफा की छत पर उकेरा गया है, एक गुफा की छत पर, जिससे कि वह अजर अमर रहे। उसकी वीरताओं के बारे में बताया गया है। गौतमीपुत्र सातकर्णी कितना वीर व्यक्ति था। उसने वेनकटक नामक नया नगर बसाया, कार्ले के भिक्षु संघ को करजन नामक गांव की भूमि दान में दी, ब्राह्मणों को अजय कालकी नामक भूमि उसने दान में दी, उसने दान में दी। अगला वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी इस राजवंश का 24वां शासक हुआ। ठीक है, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को दक्षिणापथेश्वर कहा गया, लेकिन बात, ठीक है, आप समझिए, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी इतना योग्य नहीं था। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी इतना ताकतवर नहीं था जितना कि इसका, ठीक है बच्चे, पिता थे गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी के बराबर ताकतवर नहीं है, क्योंकि ये जो है बच्चे, ये उज्जैन के शासक रुद्रदामन से हारा है। ये ध्यान रखना, चस्टन और उसका पुत्र है रुद्रदामन, ये दोनों से हारा है। चस्टन उसके उत्तराधिकारी रुद्रदामन से हारा है, तो इसे दक्षिणापथेश्वर भी कहा गया। ठीक है, सातकर्णी प्रथम को दक्षिणापथपति, सातकर्णी प्रथम को दक्षिणापथपति, इनको क्या कहा गया है? दक्षिणापथेश्वर कहा गया है, इनको दक्षिणापथेश्वर। ठीक है, इसके अलावा इसको नवनगर स्वामी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवनगर स्वामी, क्योंकि इसने नवनगर की स्थापना की, इसलिए नवनगर स्वामी भी कहा जाता है। ये भी बच्चे एक मात्र नामधारी शासक है, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। नाम पुलमावी है, किसका बेटा है? वशिष्ठी। तो वशिष्ठी इसकी माता का नाम है। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख, कई बार आपने रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख का प्रसंग सुना होगा, मौर्य काल में भी। ठीक है, आपने देखा होगा कि अशोक के एक मंत्री पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में हमको जानकारी मिलती है। तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से इस बात की पुष्टि होती है कि चस्टन, ठीक है, ये चस्टन है, कि चस्टन, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से इस बात की हमें, ठीक है, जानकारी प्राप्त होती है बेटा, चस्टन और उसका जो पोता है रुद्रदामन,
लेकिन दोनों ने वशिष्ठ पुत्र पुलमावी को पराजित किया। लेकिन एक्चुअली क्या था कि रुद्रदामन का दामाद था ये वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, रुद्रदामन ने अपनी बेटी का विवाह करवाया था, तो इसलिए लिखा है कि निकट संबंधी होने के कारण उसने जो है ना इसको छोड़ दिया। रुद्रदामन ने मारा नहीं वशिष्ठ पुत्र पुलमावी को, क्योंकि रुद्रदामन की पुत्री का विवाह वशिष्ठ पुत्र पुलमावी से हुआ था, ठीक है ना। और अमरावती का जो स्तूप है वो इसी के काल में बना था, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के बारे में। देखिए अब ये जितने भी देसी उत्तराधिकारी थे हमने पढ़ लिए, ठीक है। अब आते हैं मौर्यों के विदेशी उत्तराधिकारी, और विदेशी उत्तराधिकारियों में सबसे पहला जो वंश है वो डमेट्रियस वंश है। जी, ठीक है। अब आप एक बार जब रिवीजन करेंगे ना तो आज की क्लास बेटा बहुत अच्छे से आपकी समझ में आ जाएगी सारी चीजें, ठीक है। अब आप आराम से क्या करें, देखिए एक एक पेज जो है आप अच्छे से देखिए कुछ सेकंड्स लें और रिवीजन करें। जैसे ही आप रिवीजन कर लें तुरंत नेक्स्ट लिख दें, जैसे रिवीजन करें नेक्स्ट लिख दें, तो फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड कर दूंगा।
चलो जी, ठीक है, बहुत अच्छे से सारा रिवीजन हो गया होगा, है ना, बढ़िया तरीके से। बेटा जब आप इसे एक बार रिवीजन करोगे ना, है ना, जब आप रिवीजन करोगे ना तो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अनिल, बिल्कुल जी भैया, बिल्कुल। चलिए अनिल जी का मैं कमेंट पढ़ देता हूँ। अनिल जी बता रहे हैं, ठीक है ना, अपनी एज, और उसके बाद लिख रहे हैं, बट एंजॉइंग योर लेक्चर एंड होप क्रैक दिस एग्जाम बाई योर टीचिंग एंड गाइडेंस, थैंक यू सो मच। संदीप पाल सर, आपसे पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, और जब मज़ा आएगा तो समझ में भी जल्दी आता है। चलिए थैंक यू जी संदीप पाल जी। ठीक है, क्लियर है ये भी, ठीक है ना, आपने इसका भी रिवीजन कर लिया अच्छे से। अब जैसे एक भैया मुझसे पूछ रहे हैं, भारती जी इतना सारा याद कैसे करें बेटा, ये तो करना पड़ेगा, नहीं तो किसने कहा है आपसे, बताइए, कि सरकारी नौकरी लो। किसी ने कहा है? याद तो करना पड़ेगा मेरे भाई, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, लेकिन हाँ, ठीक है, मैंने इस तरह से आपको पढ़ा दिया कि आपको अब ज़्यादा प्रॉब्लम आ नहीं रही होगी याद करने में, है ना। अब ये आते हैं विदेशी उत्तराधिकारी। विदेशी उत्तराधिकारियों में हम लोग बात करेंगे इंडो बैक्ट्रियन शासक, जिनको हिंद यवन शासक भी कहते हैं। और हिंद यवन शासक भारत में 190 ईसा पूर्व में आए। हिंद यवनों की भारत में दो शाखाएं आई, एक डमेट्रियस वंश, दूसरा यूक्रेटाइड्स वंश। डमेट्रियस वंश का संस्थापक डमेट्रियस ही था, ठीक है ना। ये भारत में यूनानी राजवंश का संस्थापक है, जिसने पूर्वी पंजाब मतलब साकल या सियालकोट को जीतकर अपनी राजधानी बनाया। इसने अपने सिक्कों पर यूनानी और प्राकृत दोनों भाषाओं में लेख उत्कीर्ण करवाए। सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले भारत में हिंद यूनानी थे, यह आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले भारत में हिंद यूनानी ही थे, तो इसने अपने सिक्कों पर यूनानी और प्राकृत दोनों भाषाओं में लेख उत्कीर्ण करवाए। उन सिक्कों पर इसकी उपाधि अनिकेटस, अनिकेटस का मतलब होता है अजय, तो ध्यान रखना, डमेट्रियस की, देखिए ध्यान रखना बेटा, डमेट्रियस की उपाधि अनिकेटस अंकित है। अनिकेटस का मतलब होता है बच्चे अजेय, अजेय अंकित है ना, ध्यान रखना। और अंग्रेजी साहित्यकार हुए चौसर, बहुत बड़े अंग्रेजी साहित्यकार हुए चौसर साहब। उन्होंने डमेट्रियस का उल्लेख अपने साहित्य में भारत के महान शासक अमेत्रियस के रूप में किया है। डमेट्रियस का उल्लेख उन्होंने अपने साहित्य में भारत के महान शासक अमेत्रियस के रूप में किया है। ठीक है जी, क्लियर है, ये बात समझ में आई। तो अमित्रियस के रूप में किया है चौसर, ठीक है, जो कि बहुत बड़े अंग्रेजी साहित्यकार हैं। तो उन्होंने जो है ना इसका प्रयोग, मतलब इसका जो नाम है डमिट्रियस का, डमिट्रियस का उन्होंने, ठीक है, अमित्रियस के रूप में इसका उल्लेख किया है। बिल्कुल है भैया, ठीक है। एक भैया जी पूछ रहे हैं ज्योग्राफी की क्लास नहीं होगी, बिल्कुल है ज्योग्राफी की क्लास, ठीक है ना। भूकंप एवं ज्वालामुखी, ठीक है, आज हम भूकंप को संभवतः खत्म कर लेंगे बहुत अच्छे से, आज भूकंप मचा देंगे आज हम, है ना। चलिए, इसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे, ठीक है। उसने स्याकल और सियालकोट का, मतलब साकल सियालकोट बातें की है। उसने साकल और सियालकोट का विकास करवाया, ठीक है, ध्यान रखना। और उसने साकल का विकास करवाया, और न केवल विकास करवाया बल्कि उसे अपनी राजधानी भी बनाया। साकल या सियालकोट का विकास करवाया, न केवल विकास करवाया साकल या सियालकोट का, उसे अपनी राजधानी भी बनाया। इसके अलावा यूथेडेमिया, यूथे, अपने पिता के नाम पर उसको यूथेडेमिया नाम दिया, यूथेडेमिया। उसने अपने पिता के नाम पर बेटा उसको क्या, यूथेडेमिया नाम दिया। अपने पिता के नाम पर उसको साकल या सियालकोट को यूथेडेमिया नाम दिया। अपने पिता के नाम पर उसने साकल या सियालकोट को बच्चे क्या, यूथेडेमिया नाम दिया। साकल या सियालकोट को यूथेडेमिया नाम दिया, ठीक है। सोने के सिक्के सबसे पहले
हिंद यवन शासकों ने ही जारी किए थे। सोने के सिक्कों को सबसे पहले इंडो बैक्टीरियन शासकों ने ही जारी किया था। अब मिनांडर, मिनांडर जो है वो डमेट्रियस वंश का अगला शासक है। देखो, मिनांडर एक्चुअली डमेट्रियस का दामाद है, लेकिन मिनांडर के बारे में एक ही चीज है कि मिनांडर एक बार बौद्ध भिक्षु नागसेन से मिला। मिनांडर के मन में धर्म को लेकर बहुत सारी क्वेरीज थी, बहुत सारी, है ना। तो मिनांडर जो है बौद्ध भिक्षु नागसेन से अपने बहुत सारे धर्म को लेकर विषयों पर चर्चा करता है, अपने बहुत सारे धार्मिक प्रश्नों को उनसे पूछता है। उसे ही लगता है मिनांडर को कि ऐसे ही है जो बौद्ध भिक्षु नागसेन है, लेकिन जब नागसेन उसके प्रश्नों का जवाब देते हैं तो बड़ा प्रभावित होता है और तुरंत मिनांडर बेटा बौद्ध धर्म को अपनाता है और संपूर्ण राजकाज अपना त्याग देता है, अपने बेटे को अपना उत्तराधिकारी बना देता है, खुद बौद्ध भिक्षु बन जाता है, बौद्ध भिक्षु बन जाता है। ठीक है, तो डमेट्रियस वंश का अगला शासक कौन था? मिनांडर। मिनांडर बेटा डमेट्रियस वंश का अगला शासक था। मिनांडर एक्चुअली डमेट्रियस का दामाद है, ठीक है, दामाद। डमेट्रियस वंश का अगला शासक मिनांडर। देखो, डमेट्रियस तो खुद संस्थापक है। डमेट्रियस के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया कि इसने सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया, अपने पिता के नाम पर उसका नाम यूथेडेमिया रखा, और चौसर ने डमेट्रियस का उल्लेख अमित्रियस के रूप में किया है। ये सारी बातें, ठीक है। उसने यूनानी और प्राकृत दोनों भाषाओं में अपने सिक्के उत्कीर्ण किए, ये क्लियर है। लेकिन इसने बेटा अपने साम्राज्य का विस्तार किया मिनांडर ने, और झेलम से लेकर मथुरा तक अपने साम्राज्य का इसने विकास किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और अपने साम्राज्य का विस्तार करके बेटा झेलम से लेकर मथुरा तक, एक बहुत बड़ा एरिया होता है झेलम से लेकर मथुरा तक, तो झेलम से लेकर मथुरा तक इसने अपने साम्राज्य का विकास किया। ठीक है, इसकी भी राजधानी साकल थी, मतलब सियालकोट। सियालकोट कला एवं शिक्षा के क्षेत्र में विकसित हुई। इसकी जो राजधानी थी सियालकोट, वह कला एवं शिक्षा के क्षेत्र में सियालकोट का विकास हुआ, कला एवं शिक्षा के क्षेत्र में वो विकसित हुई। और इसके सिक्कों पर धर्म चक्र के चिन्ह अंकित हैं। अब जो इसके सिक्कों पर बेटा धर्म चक्र के चिन्ह अंकित हैं, इससे एक बात पता चल जाती है कि एक धर्मनिष्ठ बौद्ध शासक था। ठीक है ना। अब देखो, नागसेन और मिनांडर के बीच में संवाद है, और नागसेन और मिनांडर के बीच में जो संवाद है, इस संवाद को हम मिलिंद पन्हो के नाम से जानते हैं। नागसेन और मिनांडर के बीच में ये जो संवाद है, इसको मिलिंद पन्हो के नाम से जानते हैं। मिलिंद पन्हो का मतलब होता है राजा मिलिंद के प्रश्न, राजा मिलिंद के प्रश्न, है ना, मिलिंद पन्हो। क्लियर है। नागसेन से प्रभावित होने के बाद वह बौद्ध धर्म स्वीकार करता है और अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन त्याग कर वह खुद धर्मनिष्ठ बौद्ध हो जाता है। ठीक है। इसके बाद डमेट्रियस वंश के शासकों की अगर हम लिस्ट देखें तो मिनांडर के बाद उसके दो अयोग्य बेटे, ठीक है, शासक बने। एक स्टेटो प्रथम, स्टेटो द्वितीय। बेटा इनके बारे में कुछ नहीं है। स्टेटो प्रथम, स्टेटो द्वितीय, ये मिनांडर के बेटे थे, और इनके समय में मिनांडर की जो पत्नी है, ठीक है, उसका ही दबदबा रहा। मतलब पत्नी ने एक तरह से अपने बेटों के संरक्षिका के तौर पर शासन किया। बस ये वंश खत्म। अब अगला है यूक्रेटाइड्स वंश। यूक्रेटाइड्स वंश, यूक्रेटाइड्स वंश, ये ध्यान रखना है बच्चे, जब डमेट्रियस वंश भारत में विजी था अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, और डमेट्रियस वंश का शासक जो डमेट्रियस है, उसने सियालकोट साकल को जीतकर अपनी उसे राजधानी बनाया है। उसी समय बेटा एक यूक्रेटाइड्स नाम के व्यक्ति ने बैक्ट्रिया पर कब्जा कर लिया, क्योंकि ये लोग इंडिया आ गए। जो डमेट्रियस है, डमेट्रियस मूलतः बैक्ट्रिया का है, लेकिन ये बैक्ट्रिया से शिफ्ट करके इंडिया आ गए। बैक्ट्रिया खाली पड़ा है। अब जब इस खाली पड़े हुए बैक्ट्रिया पर कब्जा कर लिया यूक्रेटाइड्स ने, यूक्रेटाइड्स व्यक्ति है, तो इस खाली पड़े हुए बैक्ट्रिया पर कब्जा कर लिया किसने? यूक्रेटाइड्स ने। और यूक्रेटाइड्स ने जब उचित अवसर पाया तो इसने तक्षशिला को जीतकर उसे अपनी राजधानी बना लिया। तक्षशिला मतलब पश्चिमी पंजाब को अपनी राजधानी बना लिया। ठीक है, ध्यान रखना, यूक्रेटाइड्स पश्चिमी पंजाब तक्षशिला को राजधानी बनाया। ये बात ठीक है सारी मैंने आपको बता दी है। यूक्रेटाइड्स के बाद अगला शासक हुआ बच्चे हेलियोक्लीज। हेलियोक्लीज, हेलियोक्लीज एक तरह से अजातशत्रु है। इसको हिंद यूनानी शासकों का अजातशत्रु कहा जाता है, हेलियोक्लीज को। ठीक है, क्यों? जैसे अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या करने के बाद गद्दी पर बैठा ना, जैसे अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या करने के बाद गद्दी पर बैठा। ठीक है, श्वेता कह रही है सर आज ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए थैंक यू बेटा, बहुत अच्छे। चलो ओके रिंकी बेटा, ओके। चलिए आइए, है ना बच्चे। तो हेलियोक्लीज को क्या है हिंद यूनानियों का अजातशत्रु। क्यों? हेलियोक्लीज अपने पिता यूक्रेटाइड्स की हत्या करने के बाद गद्दी पर बैठा। अब इसके बाद एंटियलसाइड्स, ये वही एंटियलसाइड्स है। याद आया एंटियलसाइड्स? याद आया बेटा? ये वही एंटियलसाइड्स है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, जिसका राजदूत हेलियोडोरस भागवद्र के दरबार में गया विदिशा, और भगवान विष्णु के सम्मान में गरुण ध्वज पताका फहराई, ये वही है, और भागवत धर्म की स्थापना की।
ठीक है। और एंटियलसाइड्स के बाद फिर इस राजवंश का अंतिम शासक सिद्ध होता है हर्मियस। एंटियलसाइड्स के बाद फिर इस राजवंश का अंतिम शासक कौन सिद्ध होता है? हर्मियस होता है, इंडो बैक्ट्रियन। ठीक है, चलिए, लेकिन अब कला एवं संस्कृति देखो, ठीक है, हमने इंडो बैक्ट्रियन शासकों से क्या क्या सीखा? तो भाई साहब हमने बहुत कुछ सीखा है इंडो बैक्ट्रियन शासकों से। ठीक है, हमने बहुत कुछ सीखा इंडो बैक्ट्रियन शासकों से। और हमसे इंडो बैक्ट्रियन शासकों ने क्या क्या सीखा? हम भैया देखो, हम धर्म एवं दर्शन सिखा सकते हैं। देखो, हम भारतवासी जो है ना बच्चे, वो धर्म एवं दर्शन सिखा सकते हैं। आप हमसे दर्शन और धर्म जितना चाहे कूट कूट के ले लो, हम सिखा देंगे। ठीक है, तो देखो, अगर भारतीयों से यूनानियों ने कुछ भी सीखा तो वो धर्म एवं दर्शन है, क्योंकि इसकी जानकारी जो मिनांडर है, मिनांडर ने नागसेन से संवाद किया और ऐसी स्थिति में बहुत सारे प्रश्न किए मिनांडर ने नागसेन से। मिनांडर प्रभावित हुआ नागसेन जी के प्रश्नों से और उसने जो है ना बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। वहीं हेलियोडोरस, ठीक है, हेलियोडोरस बागभद्र के दरबार में आया, वैष्णव धर्म से प्रभावित हुआ, वैष्णव धर्म स्वीकार कर लिया। ठीक है, ये है। लेकिन देखो, हमने क्या क्या सीख लिया यूनानियों से? हमने ज्योतिष का ज्ञान सीखा, हमने गांधार कला शैली सीखी, हमने मुद्राओं पर लेख लिखने की पद्धति सीखी बच्चे, हमने नक्षत्र देखकर भविष्य बताने की कला सीखी, हमने कैलेंडर का ज्ञान सीखा, मतलब जो सप्ताह का 7 दिनों में बच्चे विभाजन किया जाता है वो हमने यूनानियों से ही सीखा। और हमने यवनिका शब्द वहीं से लिया है, पर्दा। यवनिका का मतलब होता है पर्दा, हमने यह वहां से ये सब लिया है। ठीक है, तो अगर हमने कुछ कुछ सीखा यूनानियों से, तो वो अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो हमने यूनानियों से मुद्रा निर्माण करने की पद्धति, मतलब मुद्रा पर लेख लिखने की, मुद्रा पर अभिलेख उत्कीर्ण करने की पद्धति हमने सीखी, हमने ज्योतिष का ज्ञान सीखा, हमने गांधार कला शैली सीखी, हमने नक्षत्र देखकर भविष्य बताने की कला सीखी, हमने कैलेंडर का ज्ञान, जो कैलेंडर का, ठीक है ना, 7 दिनों में विभाजन किया जाता है, वो सीखा, और हमने यवनिका पर्दा, ठीक है, वो ज्ञान हमने लिया। अब हम बात करेंगे शक ऑब्लिक सीथियन, ठीक है, इनके बारे में बच्चे। ये, ठीक है, सीथिया ये ईरान के मूल निवासी थे। जो शक या सीथियन थे, ये बेटा सीथिया ईरान के मूल निवासी थे। ये सीथिया ईरान के मूल निवासी थे। ठीक है, ये पूरी तरह से यायावर खानाबदोश थे और आजीविका की तलाश में बेचारे भारत आए थे। तो कुछ मिल नहीं रहा था इनको ईरान में, कुछ मिल नहीं रहा था ईरान में। ईरान में ये सीथिया के मूल निवासी थे और ये आजीविका, मतलब कि भैया 4 पैसा कमाने को मिल जाए, और 4 पैसा कमाने को मिल जाए मेरे भाई, ठीक है, ये इसी तलाश में भारत आए थे, इसी तलाश में भारत आए थे। तो ये खानाबदोश यायावर जनजाति थे और ये आजीविका की तलाश में भारत आए थे, आजीविका की तलाश में भारत आए थे। सबसे पहले बेटा ये गांधार में आकर बसे, मतलब तक्षशिला में। इस वंश का संस्थापक माउस था और माउस ने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। तक्षशिला किसकी राजधानी बेटा? यूक्रेटाइट्स वंश की। किसकी थी? यूक्रेटाइट्स वंश की, तक्षशिला। तो इसने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। और अंतिम हिंद यवन शासक कौन था? हर्मियस। अभी बताया था मैंने, इसने अंतिम हिंद यवन शासक हर्मियस को पराजित करके शकों का स्थापना की, शक राजवंश की स्थापना की। अंतिम हिंद यवन शासक को पराजित करके इसने बेटा शक राजवंश की स्थापना की। इसने तांबे के और कुछ मात्रा में चांदी के सिक्के भी जारी किए, ठीक है ना। इसने तांबे के और कुछ मात्रा में बेटा इसने कुछ मात्रा में इसने चांदी के सिक्के भी जारी किए। और इन सिक्कों पर महाराज महातस, मतलब राजाओं में महान, ठीक है, राजाओं में महान, महाराज महातस की उपाधि धारण की। इसके सिक्कों पर यूनानी देवी देवताओं, इसके अलावा बुद्ध एवं भगवान श्री शिव के भी चित्र अंकित हैं। चलिए माउस, ठीक है। माउस के बाद इस राजवंश का अगला शासक एजियस हुआ, फिर एजलीसेस हुआ, फिर एजियसदूत हुआ। एजलीसेस बहुत महत्वपूर्ण है। एजलीसेस के सिक्कों पर माता लक्ष्मी जी की आकृति अंकित है, एजलीसेस के सिक्कों पर, ठीक है। तो माउस के बाद एजियस प्रथम के बाद एजलीसेस के बाद एजियस द्वितीय, और एजियस द्वितीय के बाद जो है मेरे प्यारे बच्चे, ये शक 2 शाखाओं में बट गए। अब कितनी 2 शाखाओं में बटे, कैसे क्या बटे, वो मंडे को डिस्कस करेंगे, ठीक है, मंडे को डिस्कस करेंगे। अभी मिलते हैं बस 1 आध 2 मिनट में ज्योग्राफी के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए।